मैंने बस एक बाल्टी पानी कीचड़ के छोटे से गड्ढे में डाली और उसी पल मेरे पास ऐसा अनंत पानी का सोर्स बन गया जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता था। मैंने यूं ही बंजर जमीन पर कुछ बीज फेंके और देखते ही देखते खाने के पहाड़ उगाए। यहां तक कि जब बर्बर लुटेरों की 1000 लोगों की सेना ने मेरे शहर को घेर लिया, तब भी मैं बस आराम से आसमान में 100 मीटर ऊपर खड़ा रहा और धीरे धीरे एक बाल्टी लावा और एक बाल्टी पानी नीचे उड़ेल दी, क्योंकि मेरी माइनक्राफ्ट वाली दुनिया में पानी और लावा टकराते ही सिर्फ 3 सेकंड में 100 मीटर लंबी ठोस पत्थर की दीवार बन जाती थी। ऐसी दीवार जिसे कोई कभी तोड़ नहीं सकता था। दीवार के बाहर दुश्मन सेना को देखकर, जो डर के मारे कांप रही थी, कुछ तो डर के मारे पेशाब तक कर बैठे थे और अपने कवच फेंक कर भाग रहे थे। मैं बस मुड़ा, कुछ ओक की लकड़ियों से आराम से एक साधारण लकड़ी का चेस्ट बनाया और उसमें गर्मा गर्म भुना हुआ मांस डाल दिया, क्योंकि अब मैं इस बेरहम मध्यकालीन दुनिया को फिजिक्स का असली सबक देने वाला था। जब तक खाना मेरे चेस्ट के अंदर रखा हो, उसके अंदर का समय पूरी तरह रुक जाता है। अब देखते हैं क्या इस दुनिया के एनपीसीज मेरा पैंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं या नहीं। मैंने मन ही मन बुदबुदाया और तुरंत अपने दिमाग में एक पासवर्ड सेट कर दिया। फिर मैंने पास खड़े उस विलेजर की तरफ देखा जिसका जॉब अभी अभी बदला था। मैंने थोड़ी से बड़े लकड़ी के चेस्ट की तरफ इशारा किया। चलो, अब तुम कोशिश करो, देखो इसे खोल सकते हो या नहीं। वो आदमी आगे बढ़ा, दोनों हाथों से ढक्कन पकड़ा और पूरी ताकत लगा दी। उसका चेहरा लाल हो गया, मगर चेस्ट 1 इंच भी नहीं हिला। उसने सिर खुजलाया, चेहरे पर पूरा कंफ्यूजन था। कोई फायदा नहीं, लॉर्ड सिलस, शायद इसे खोलने के लिए कोई जादुई मंत्र चाहिए। मैंने उसे पासवर्ड बताया। उसने जोर से दोहराया, टक। एक साफ क्लिक की आवाज आई और लकड़ी का चेस्ट तुरंत खुल गया। इंटरेस्टिंग, तो विलेजर्स सच में चेस्ट लॉक कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ा। मैंने कोई पासवर्ड नहीं बोला, बस आराम से ढक्कन उठाया और चेस्ट तुरंत खुल गया, जैसा मैंने सोचा था। आखिर सब जानते हैं, विलेजर के चेस्ट के अंदर जो भी होता है वो प्लेयर का ही होता है, और इस दुनिया का अकेला सुप्रीम एडमिन मैं था। मेरे सामने कोई भी पासवर्ड लॉक प्रैक्टिकली मौजूद ही नहीं था। अब मैं पूरी तरह निश्चिंत था। इस चेस्ट को गाड़ी में लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता था, और ये 100% चोरी प्रूफ भी था। मैंने हाथ हिलाया और पूरी तरह हैंड्स ऑफ बॉस बनते हुए कहा, इस चेस्ट को उठाओ और इंटरनल अफेयर्स ऑफिसर एल्विन के पास पहुंचा दो। लॉजिस्टिक्स का मामला निपटाने के बाद मैंने आसमान की तरफ देखा। समय हो चुका था। ओक विलेज के बाहर वो रेफ्यूजीज, जो पिछले कुछ दिनों से आराम करके अपनी ताकत वापस पा रहे थे, अब लाइन बनाकर खड़े थे। उनके चेहरों पर पागलपन जैसी उम्मीद थी। आज का दिन उनके लिए स्वर्ग में चढ़ने जैसा था। उनकी किस्मत बदलने वाला दिन। सॉर्टिंग सेरेमनी अब ऑफिशियली शुरू होती है। मैं मुस्कुराया। आज मैं अपने हॉगवर्ट्स कॉस्प्ले का पूरा मजा लेने वाला था। रेफ्यूजीज बिल्कुल तीर्थयात्रियों की तरह सावधानी से जॉब श्राइन कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने का नजारा साफ देखा, सबकी आवाजें गायब हो गईं। सिर्फ भारी सांसों की आवाज बची थी। खुले मैदान में अलग अलग आकार की 13 विशाल इमारतें अचानक जैसे हवा से पैदा हो गई थीं। फार्मर गिल्ड जंगली फूलों और सुनहरी गेहूं से ढकी हुई थी। मेसन हॉल ऐसा लग रहा था जैसे किसी पहाड़ को काटकर सीधे निकाल लिया गया हो। शेपर्ड हट अनगिनत ऊन के धागों से जोड़कर बनाई गई थी। और सबसे बीचों बीच खड़ा था क्लेरिक सैंक्चुअरी, एक विशाल कांच का महल, जहां से सूरज की रोशनी गुजरकर जमीन पर हजारों रंगीन इंद्रधनुष फैला रही थी। चमत्कार, ये सचमुच चमत्कार है। भीड़ में किसी का चेहरा लाल हो गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और जमीन को चूमने लगा। भीड़ के बीच जस्टिन नाम का एक बूढ़ा स्कॉलर गहरी सांस लेकर अपनी फटी हुई लिनन की चोगा सीधी करता हुआ लिब्रारियन हॉल में दाखिल हुआ। इस बूढ़े की आरएनजी तो कमाल की निकली। जैसे ही वो लेक्टर्न के पास पहुंचा, उसके सिर के ऊपर तुरंत एक जॉब आइकॉन उभर आया। दूर खड़ा एल्विन का लगाया हुआ सिटी गार्ड जोर से चिल्लाया, मिल गया, इसे चुन लिया गया है। जस्टिन ने अपने चेहरे पर अचानक हवा से प्रकट हुए फैंटम ग्लासेस ठीक किए और खुशी के आंसू बहाने लगा। कुछ ही देर में अलग अलग जॉब हैट्स पहने ये नए लोग मेरे सामने लाए गए। मैंने जस्टिन पर नजर डाली और सीधे उसका ट्रेडिंग इंटरफेस खोल दिया। बस एक नजर डाली और मेरा तो खून उगलने का मन हो गया। कर्स ऑफ बाइंडिंग, एक्वा एफिनिटी, ये कैसी पाताल लोक वाली जादुई जादुई किताबें हैं भाई। मैंने घिन से इंटरफेस बंद कर दिया। उसकी ऑरा बिल्कुल किसी मॉडर्न स्ट्रिक्ट स्कूल डीन जैसी थी। मैंने कैजुअली पूछा, पढ़ा सकते हो? जस्टिन तुरंत झुक गया, हाथ सीने पर रखकर बोला, मेरा ज्ञान बहुत छोटा है, लेकिन मैं अपनी मामूली ताकत से लोगों का अज्ञान दूर करने और पवित्र ज्ञान फैलाने को तैयार हूं। ये बहुत बढ़िया। मैंने अपनी जांघ पर हाथ मारा। बाद में जब शहर में एकेडमी बनेगी, तब तुम उसके हेडमास्टर होगे। एजुकेशन का मसला निपट गया था। अब बारी थी अपनी ताकत बढ़ाने की। आयरन आर्मर अब पुराना हो चुका था। मुझे अपना आर्सेनल अपग्रेड करना था। मैंने गांव के सारे वीट फार्मिंग विलेजर्स को बुलाया और ट्रेड बटन पर पागलों की तरह स्पैम क्लिक करने लगा। हजारों स्टैक गेहूं बेचने के बाद मेरी इन्वेंट्री एमरल्ड्स से भर गई। भारी एमरल्ड्स हाथ में लेकर मैं सीधा सेड्रिक द आर्मरर के पास गया। 7 एमरल्ड्स में आयरन लेगिंग्स, 4 में आयरन बूट्स। पूरी शॉपिंग स्प्री शुरू कर दी और आर्मरर को जबरदस्ती नॉविस से मास्टर तक पावर लेवल कर दिया। सुनहरी रोशनी चमकी और आखिरकार अल्टीमेट ट्रेड ऑप्शन अनलॉक हो गया, फुल एन्चेंटेड डायमंड आर्मर। मैंने तुरंत खरीद लिया। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन था ये वाली डायमंड लेगिंग्स, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन था यह वाला डायमंड चेस्ट प्लेट,
हो सकता है ये मिडीवल एरा की भारी तलवारों के वार पूरी तरह न रोक पाए, जहां अभी मैचलॉक गन्स बस फैलनी शुरू हुई थी। वहां प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन प्रैक्टिकली भगवान लेवल बुलेट प्रूफ वेस्ट थी। सबसे ज्यादा मुझे डायमंड हेलमेट पसंद आया, जिसमें फायर प्रोटेक्शन आईवी और रेस्पिरेशन आइथारी था। ये तो जैसे खास मेरे अगले स्टंट के लिए ही बना था। मैंने पुराना आयरन आर्मर उतारा और डीप ब्लू मैजिकल ग्लो से चमकता डायमंड आर्मर पहन लिया। स्क्रीन के नीचे दिख रही आर्मर आइकॉन्स की पूरी लाइन मेरी हेल्थ बार के बराबर लंबी थी। बार कंप्लीटली मैक्स्ड आउट। सिक्योर। इतना सिक्योर जितना पहले कभी नहीं था। अब देखते हैं रोलन किंगडम में कौन मेरी डिफेंस तोड़ सकता है। आर्मर का काम खत्म। अब बारी लॉजिस्टिक्स की थी। मैं ऑसवर्ड नाम के फार्मर के पास गया, जिसका शुरुआती ट्रेड वीट था, और फिर से एमरॉल्स उस पर बरसाने लगा। उसे भी मास्टर तक अपग्रेड कर दिया। ट्रेड विंडो रिफ्रेश हुई और 2 टॉप टियर आइटम्स सामने आए। ग्लिस्टरिंग मेलन स्लाइसेस, गोल्डन कैरेट्स। गोल्डन कैरेट्स के साथ अब मैदान में चल रहे मेरे घोड़े फाइनली ब्रीड कर सकते थे। वैसे ही मैंने कुछ सस्पिशियस स्ट्यू भी खरीदे, जिनसे बैंगनी और हरी गैस निकल रही थी। एल्विन बगल में खड़ा था। उसका दिल डर के मारे गले में अटक गया था। उसे लग रहा था ये चुड़ैल वाला जहर मुझे मार देगा। वो इंसिस्ट करने लगा कि पहले वो टेस्ट टेस्ट करेगा। मैंने उसे इग्नोर किया, आंखें बंद की और पूरा स्ट्यू एक ही घूंट में पी गया। मेरी नजर तुरंत काली पड़ गई, लेकिन ब्लाइंडनेस इफेक्ट सिर्फ 1 सेकंड में गायब हो गया। और स्वाद, हैरानी की बात थी, बहुत शानदार। मशरूम की गहरी खुशबू और हल्की फूलों जैसी महक। एल्विन, ब्रम को बुलाओ। उससे कहो स्टेबल के 2 सबसे तेज प्योर ब्लडेड वॉर हॉर्सेस लेकर आए। थोड़ी देर बाद ब्रम 2 ताकतवर काले घोड़ों को लेकर दौड़ता हुआ आया। लॉर्ड सिलस, इसका नाम ब्लैक विंड है, और उसका रेवन। स्टेबल के सबसे शानदार घोड़े हैं। एक्सलेंट। मैंने संतोष से सिर हिलाया। मैंने गोल्डन कैरेट्स निकाले। फिर वो एरो ऑफ स्विफ्टनेस निकाला जो पिछली विलेज डिफेंस बैटल में मिला था। मेरा प्लान सीधा था। पहले इन टॉप टियर रियल लाइफ हॉर्सेस को ब्रीड करवाओ। जब बच्चा बड़ा हो जाए, उसे एरो ऑफ स्विफ्टनेस से हिट करो ताकि उसे मूवमेंट स्पीड बफ मिले। फिर माइनक्राफ्ट रूल्स के हिसाब से उसे गोल्डन कैरेट्स खिलाकर फोर्स ब्रीड करो। रियल लाइफ हॉर्सेस की अल्टीमेट जेनेटिक्स, माइनक्राफ्ट की इन्फिनिट स्टैमिना और नेवर टायरिंग मैकेनिक्स। आर्टिफिशियल माइथिकल माउंट ब्रीडिंग प्लान पूरी तरह सेट हो चुका था। तभी एल्विन आगे बढ़ा, हाथ सीने पर रखकर बोला, लॉर्ड सिलस, अब जबकि शहर की दीवारें बन चुकी हैं और रेफ्यूजीज भी यहां बस चुके हैं, हमारी जगह अब सिर्फ एक गांव नहीं रही। क्या अब इसका नाम बदलने का समय नहीं आ गया? नाम बदलना? मैंने थोड़ा सोचा। सच कहूं तो ओक विलेज नाम अब थोड़ा सस्ता लगने लगा था। मैंने तुरंत कहा, कैसा रहेगा? डॉन्स कीप। एल्विन ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में पागलपन जैसी श्रद्धा भर गई, जैसे उसने कोई दिव्य रहस्य समझ लिया हो। डॉन यानी अंधेरे युग की लंबी रात को खत्म करना, डे ब्रेक की नगरी। मेरे लॉर्ड, ये नाम तो सदियों तक याद रखा जाएगा। ब्रह्म भी उसके बगल में पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। कमाल का नाम, सच में बहुत शानदार नाम है। उन्हें इतना ज्यादा ओवरथिंक करते देखकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। ठीक है भाई, अगर तुम लोग कहते हो इसका यही मतलब है, तो फिर यही सही। समय तेजी से बीतने लगा। अगस्त का महीना आते आते, जब मैं पागलों की तरह अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राइंड कर रहा था, तभी दूर रॉयल कैपिटल में एक जबरदस्त भूकंप जैसा राजनीतिक तूफान आ गया। पुराना राजा मर गया और नया राजा चार्ल्स सिंहासन पर बैठ गया। रोलैंड किंगडम आधिकारिक तौर पर अपने अंत की उलटी गिनती में प्रवेश कर चुका था। लेकिन मुझे इन हिस्टोरिकल झंझटों की बिल्कुल फिक्र नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने वाले विलेजर्स ही अब अजीब हरकतें करने लगे थे। सुबह सुबह जैसे ही मैं मशरूम टाउन में दाखिल हुआ, मैंने देखा एल्विन और ब्रम बहुत सीक्रेटिव तरीके से एक लाल कपड़े में लिपटा डिब्बा पकड़े खड़े हैं। जैसे ही मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, वो गद्दार ब्रम तुरंत भाग खड़ा हुआ और एल्विन हवा में ऑकवर्ड खड़ा रह गया। मैं पास गया और डिब्बे के अंदर झांका। अंदर अंध लकड़ी की एक कार्विंग थी। उसकी भौहें शालीन थीं, आंखें दयालु। जरा, ये तो लिटरली मेरी ही थी। मैं पसीना पसीना हो गया। एल्विन ने समझाया कि शहर का एक कारपेंटर हर दिन मेरी पवित्र मूर्तियां बना रहा है, और अब शहर के लोग उन्हें अपने घरों में रखकर रोज प्रार्थना करते हैं। मैंने हाथ हिलाकर बात टाल दी। पूजा करनी है तो करने दो। फिर मैंने कहा, वैसे तुम सही समय पर आए हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। डंजन में जाओ और उन 2 पिलेजर्स को बाहर लाओ जिन्हें हमने बंद किया था, कैशन और स्कारफेस। एल्विन पूरी तरह कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी आज्ञा मानकर चला गया। मैं मुड़ा, एक खाली मैदान में गया और काम शुरू कर दिया। मैंने कॉबलस्टोन निकाला और 5x4 का एक फ्रेम बनाया। फिर मैंने उसके ऊपर से पानी की बाल्टी उड़ेली। जैसे ही पानी नीचे बहने लगा, मैंने तुरंत जलते हुए लावा की बाल्टी निकाली और बिल्कुल सही जगह पर डाल दी। शिश! पानी और लावा जोरदार तरीके से टकराए और तुरंत सफेद भाप के बड़े बड़े बादल उठने लगे। पानी के बीचों बीच गहरे बैंगनी पत्थर जैसे सख्त ब्लॉक्स बनने लगे। ऑब्सिडियन। मैंने पानी वापस बाल्टी में भर लिया।
सामने बने स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फ्रेम को देखा और संतोष से ताली बजाई। नेदर पोर्टल कास्टिंग मेथड बनाने की मेरी स्किल्स अभी जंग नहीं खाई थी। फिर मैंने फ्लिंट एंड स्टील निकाला और फ्रेम के नीचे जोर से स्ट्राइक किया। धड़ाम। ऐसा लगा जैसे शून्य को जबरदस्ती फाड़ दिया गया हो। फ्रेम के बीचों बीच एक अजीब बैंगनी घूमती हुई रोशनी पागलों की तरह मरोड़ खाने लगी। अनगिनत बैंगनी पार्टिकल्स हवा में तैर रहे थे और उनसे निकलती धीमी गूंज इंसान की खोपड़ी तक सुन्न कर दे रही थी। लॉर्ड सिलस, ये क्या है? एल्विन के पैर बेकाबू होकर कौंप रहे थे। मैंने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, इसे नेदर पोर्टल कहते हैं, या फिर तुम इसे नरक भी कह सकते हो। राख वाला नरक। एल्विन डर के मारे लगभग जमीन पर बैठ ही गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मध्यकालीन लोगों के अंदर मौत के बाद की दुनिया का डर हड्डियों में बसा होता था। दांतेस इन्फर्नो के नरक के 9 चक्र, तलवारों के पहाड़, आग के समुद्र, सब ऐसे टैबू शब्द थे जिनका नाम सुनकर ही लोग डर से कौंप उठते थे। तभी ब्रम, कैशन और स्कारफेस को पकड़कर वहां ले आया। वो हरामी कैशन अभी भी अकड़ दिखा रहा था। संघर्ष करते हुए वो मेरी तरफ थूकने लगा। थू, तू नकली काला जादू करने वाला पाखंडी। मैंने बहुत लोगों को मारा है। नरक में मेरी जगह पहले से पक्की है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नरक जाऊंगा। मैं मौत से नहीं डरता। क्या लगता है मैं तुझसे डरूंगा? ज्यादा से ज्यादा नरक ही तो। मैं गुस्से में हैंस पड़ा और सीधे उस चमकते बैंगनी पोर्टल की तरफ इशारा किया। अच्छा, तो आज तेरी इच्छा पूरी कर देते हैं। ब्रह्म, इसे अंदर फेंको। और हां, एक जिंदा मुर्गी बांध कर उसे भी अंदर फेंक देना। ब्रह्म ने एक शब्द नहीं कहा। उसने कैशन के घुटनों के पीछे लात मारी, कॉलर पकड़ा और उसका पूरा शरीर सीधे बैंगनी रोशनी के अंदर धक्का दे दिया। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि नेदर पोर्टल के अंदर की बैंगनी रोशनी फिर से मरोड़ खाने लगी। एक इंसानी आकृति बाहर गिरी, रेंगती हुई, लुढ़कती हुई, कोने में सिकुड़कर बुरी तरह कांपने लगी। वो कैशन था और वो अभी भी उस मुर्गी को कसकर पकड़े हुए था। अब उसकी पहले वाली अकड़ कहां गई थी? उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ और उसकी आंखें डर से पागलों की तरह इधर उधर घूम रही थीं। उसके गले से टूटी हुई धौंकनी जैसी आवाज निकली। आग, हर तरफ आग। दानव, सोने की तलवार पकड़े सुअर जैसे दानव। नहीं, मैं नरक में नहीं रहना चाहता। एल्विन ने बगल से हाँफते हुए ब्रह्म से फुसफुसाकर कहा, अग्नि की अवेसल झील, ये खास तौर पर हत्यारों और आग लगाने वालों को जलाती है। लगता है मेरा अंदाजा सही था। जोब चेंज्ड विलेजर्स माइनक्राफ्ट रूल्स की प्रोटेक्शन में थे, इसलिए नेदर में जाकर भी जिंदा रह सकते थे। और वो मुर्गी, जो असली दुनिया का जीव थी, वो भी जलकर नहीं मरी। अगर ऐसा था तो अब खुद मैदान में उतरने का समय आ चुका था। ब्रह्म, यहां पहरा देना। स्कारफेस, तुम मेरे साथ चल रहे हो। मैंने स्कारफेस की गर्दन के पीछे से पकड़कर उसे उठा लिया। वो डर के मारे पहले ही लकवाग्रस्त हो चुका था। फिर मैं बड़े बड़े कदमों से सीधे बैंगनी रोशनी के अंदर चला गया। मेरी नजर तुरंत मरोड़ खाने लगी और पूरे शरीर में भयंकर वेटलेसनेस फैल गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो एक बेहद हिंसक, झुलसा देने वाली गर्मी सीधे चेहरे से टकराई। जहां तक नजर जाती थी, हर तरफ गहरा लाल नेदरैक फैला था। आसमान काले लाल धुएं से भरा हुआ था। हमारे पैरों से दर्जनों मीटर नीचे उबलते हुए लावा का अंतहीन समुद्र था, जिसमें जानलेवा गर्म गैस उठ रही थी। चारों तरफ बुझ न सकने वाली नरक की आग पागलों की तरह जल रही थी और चुभने वाली जलने की आवाज निकाल रही थी। थोड़ी दूर कुछ सड़े हुए ज़ॉम्बिफाइड पिगलिन्स सोने की तलवारें पकड़े यूं ही भटक रहे थे। यही है नेदर। आह, जल रहा हूं, बहुत जल रहा है। मैंने अभी एक्सप्लोर करना शुरू भी नहीं किया था कि बगल में स्कारफेस अचानक सुअर जैसी चीखें मारने लगा। वो पागलों की तरह अपना गला नोच रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह मुड़ा तुड़ा हो चुका था। नेदर की भयंकर गर्मी ने उसके पसीने को तुरंत भाप बना दिया था और जहरीली सल्फर गैस उसके फेफड़ों को अंदर से बर्बाद कर रही थी। स्पष्ट था, कोई साधारण इंसान जिसने जॉब चेंज नहीं किया हो, वो नेदर के इस खतरनाक माहौल को झेल ही नहीं सकता। मैंने ठंडी नजर से उसे जमीन पर तड़पते देखा। बहुत शोर कर रहा है, चुप हो जा। एक बार और चिल्लाया तो अभी लात मारकर सीधे लावा में फेंक दूंगा। मैंने डायमंड एक्स निकालकर ठंडी आवाज में धमकी दी। यह तरीका बेहद असरदार निकला। स्कारफेस ने अपने होंठ इतनी जोर से दबाए कि उनसे खून निकल आया, लेकिन उसने चीख रोक ली। हालांकि उसका शरीर अब भी बुरी तरह कौंप रहा था। मैं मुड़ा, कॉबलस्टोन निकाला और जल्दी से एक सेफ हाउस बना दिया। फिर उसके एंट्रेंस को आयरन डोर से बंद कर दिया, कहीं ऐसा न हो कि कोई पिगलिन घूमते घूमते ओवरवर्ल्ड में घुस जाए। सब तैयार होने के बाद मैंने उस कौंपते हुए कैशन की तरफ देखा जिसे मैं वापस घसीट कर अंदर लाया था। अपने भाई को पीठ पर उठाओ और चुपचाप मेरे पीछे आओ। अगर नीचे गिर गए
तो तुम्हारी राख भी नहीं बचेगी। मैंने कॉबलस्टोन निकाला और खाई के किनारे से लावा के समुद्र के ऊपर 2 ब्लॉक चौड़ा सस्पेंडेड रास्ता बनाना शुरू कर दिया। पूरी सेफ्टी के लिए मैं लगातार स्नीक की दबाकर झुका हुआ चल रहा था। इस तरह चाहे मैं ब्लॉक के बिल्कुल किनारे पर भी खड़ा रहूं, फिर भी कभी नीचे नहीं गिर सकता था। कैशन अपनी पीठ पर दर्द से तड़पते स्कारफेस को उठाए हुए कौंपते कदमों से उस कॉबलस्टोन ब्रिज पर चढ़ा जो मैंने अभी अभी बनाया था। पैरों के नीचे उबलते लावा के समुद्र को देखकर उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। एक पल के लिए उसके मन में मुझे नीचे धक्का देने का ख्याल भी आया, लेकिन आखिर में उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिर उसकी नजर में मैं वो भगवान था जो नरक में भी आराम से टहल सकता था। जैसे ही हम लावा समुद्र पार करके आगे बढ़े, आसपास का माहौल अचानक अजीब तरीके से बदल गया। हिंसक गहरा लाल धुंध तेजी से गायब होने लगी और उसकी जगह हड्डियां जमा देने वाली राख जैसी नीली रोशनी फैल गई। हवा में उड़ते पार्टिकल्स भी अब मरे हुए धूसर सफेद रंग के हो गए थे। कुछ देर पहले तक गर्मी से धुआं छोड़ रहा स्कारफेस अब अचानक मलेरिया के मरीज की तरह बुरी तरह कांपने लगा। उसने कैशिन की गर्दन कसकर पकड़ ली। बहुत बहुत ठंड है बॉस। हम कहाँ आ गए? अत्यधिक गर्मी से अचानक जानलेवा ठंड में पहुंचना स्कारफेस की बची खुची अक्ल भी तोड़ चुका था। कैशिन ने मुश्किल से सिर उठाकर आगे देखा। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गईं, पैर जवाब दे गए और वो सीधे ब्रिज पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उनके सामने शून्य में लटका हुआ एक भूरा कैनियन था। पत्थरों की दीवारों पर भूतिया नीली सोल फायर शांत जल रही थी। विशाल सफेद स्केलेटन फॉसिल्स जैसे किसी प्राचीन दैत्य की हड्डियां हों, पूरी घाटी में बिखरे पड़े थे। और उस धुंध और राख के बीच कई विशाल सफेद ब्लॉकी मॉन्स्टर्स हवा में तैर रहे थे। घास्ट्स। उनकी आंखों के गड्ढे खाली थे, चेहरे मुड़े तुड़े, और वो कभी कभी ऐसी चीख निकालते कि इंसान का कलेजा फट जाए। इतना ही नहीं, नीली आग के बीच पेल स्केलेटन्स धनुष बाण लिए यूं ही घूम रहे थे। ये ये सच में मृत्युलोक है, ग्रिम रीपर की दुनिया। कैशन की आवाज बैठ चुकी थी। वो पूरी तरह टूट चुका था। मैंने उन्हें इग्नोर किया और नीचे की तरफ माइनिंग जारी रखी। ऊपर उड़ रहे घास्ट्स की लाइन ऑफ साइट से बचते हुए मैं सीधे सोल सैंड वैली के नीचे वाले रास्तों में घुस गया। जैसे ही मेरा पैर सोल सैंड पर पड़ा, तलवों से पूरे शरीर में एक अजीब सुस्ती फैल गई। मैंने कैजुअली एक टॉर्च रख दी। जैसे ही उसकी रोशनी फैली, जमीन का असली रूप साफ दिख गया। वो रेत नहीं थी, वो अनगिनत इंसानी चेहरे थे। टेढ़े मेढ़े, दर्द से भरे हुए चेहरे। वो पागलों की तरह रेत की सतह पर लौट रहे थे, अपने काले गड्ढे जैसे मुंह खोलकर खामोश चीखें मार रहे थे। जमीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, इन हर बार कोई अदृश्य ताकत उन्हें वापस नीचे घसीट लेती थी। ये ये सब ये सब मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं। कैशन ने अपने पैरों को पकड़ती घोंसली शक्लों को देखा और उसे लगा जैसे वो कैद आत्माओं से पूरी तरह घिर चुका हो। उसका डर आखिर अपनी हद पार कर गया। धप! स्कारफेस उसकी पीठ से नीचे गिरा, आंखें उलट गईं और वो डर के मारे बेहोश हो गया। लॉर्ड लॉर्ड सीलस, मुझसे गलती हो गई। कैशन घुटनों के बल बैठ गया। उसके पूरे शरीर पर फैंटम फेसेस रेंग रहे थे और वो पागलों की तरह मेरे जूते चूमने लगा। कृपा करके मुझे यहां मत छोड़िए। मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं सबसे नीचे दर्जे का सर्फ बनने को भी तैयार हूं। बस मुझे छोड़िए मत। उसे इस हालत में देखकर मैंने ठंडी आवाज में कहा, अभी से टूट गया? मैंने तो तुम्हें अभी विदर से लड़ाने भी नहीं ले गया। जल्द ही मैं इस इलाके के आखिर तक पहुंच गया। हमारे सामने हल्की चमकती हुई बेहद पतली दीवार थी, नेदर बॉर्डर वॉल। मैंने आदेश दिया, उस मुर्गी को बाहर फेंको। कैशन ने कौंपते हुए मुर्गी को लाइट वॉल के बाहर फेंक दिया। कुक! जैसे ही मुर्गी दीवार के पार गई, उसका शरीर तुरंत जम गया। वो हिल भी नहीं पा रही थी। मैंने आंखें सिकोड़कर कैशन की तरफ देखा। अब अपना बायां हाथ बाहर निकालो। कैशन ने मुश्किल से थूक निगला, आंखें बंद कीं और मौत का सामना करने वाले चेहरे के साथ अपना हाथ दीवार के बाहर बढ़ा दिया। जैसे ही उसका हाथ बाहर गया, भयानक ठंड ने उसे तुरंत जमा दिया। बॉर्डर के बाहर ऑर्डिनरी क्रीचर्स और जॉब चेंज्ड विलेजर्स के सर्वाइवल रूल्स अब मेरे सामने खुलकर आने वाले थे। तो रूल्स के बाहर गिरने पर ऐसा होता है। मैंने कॉम्पते हुए कैशन को देखा, जिसके चेहरे पर साफ लिखा था, मैं जीना चाहता हूं। मैंने सीधे इन्वेंटरी से एक नया एन्चेंटेड डायमंड हेलमेट निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया। इसे पहनकर ट्राई करो। ठक! हेलमेट जमीन पर गिरा। कैशन झुककर उसे उठाने लगा। उसकी नसें फूल गईं, चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन हेलमेट 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। साफ बात थी, 5 हाई डेंसिटी डायमंड से बना हेलमेट कोई आम इंसान उठा ही नहीं सकता था। कैशन डर के मारे कौंप रहा था। उसे लगा शायद मैं उसे सजा दे रहा हूं। मैंने हाथ हिलाया, हेलमेट पर हाथ रखो और मन ही मन यू से बोलो। अगले ही पल डायमंड हेलमेट हवा में गायब हो गया। लॉर्ड, ये ये गायब हो गया। कैशन घबराकर अपना सिर टटोलने लगा। फिक्र मत करो, अब बैरियर के बाहर जाओ। उसने दांत भींचे, आंखें बंद कीं और सीधे नेदर बॉर्डर पार कर गया। ठंडी हवा उसके चारों तरफ घूमी,
अचानक उसने आंखें खोली। उसका चेहरा डिसबिलीफ से भर गया। मेरे दयालु लॉर्ड, अब पहले जैसी ठंड नहीं लग रही। जैसा मैंने सोचा था, फायर प्रोटेक्शन एन्चांटमेंट एक्टिवेट हो चुका था। और जब विलेजर्स अपनी इच्छा से आर्मर इक्विप करते हैं, तब वो उसके वजन को इग्नोर कर सकते हैं और आर्मर पूरी तरह इनविजिबल भी हो जाता है। ये तो अल्टीमेट स्टेल्थ असैसिन बिल्ड थी। भविष्य में अगर किसी ने मेरे विलेजर्स को छेड़ा, तो इस इनविजिबल एन्चांटेड डायमंड आर्मर पहने साधारण नागरिकों से ऐसी मार पड़ेगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। मैं दिमाग में ये कैलकुलेशंस कर ही रहा था कि अचानक बगल से दबी हुई कराह सुनाई दी। मैंने सिर घुमाया और मेरी खोपड़ी सुन्न पड़ गई। स्कारफेस का आधा शरीर सोल सैंड के अंदर घसीटा जा चुका था। सोल सैंड की सतह से अनगिनत पीले सफेद सूखे गोस्ट हैंड्स जहरीले सैंपों की तरह बाहर निकल आए थे और उसके हाथ पैरों से लिपटे हुए थे। दर्जनों हाथ उसके मुंह को दबाए हुए थे और उसे नीचे खींच रहे थे। मैं तुरंत आगे बढ़ा, उसकी कॉलर पकड़ी और पूरी ताकत से ऊपर खींचा। चटाक! वो घोस्ट हैंड्स फट गए। हवा में काले पिक्सल फ्रैगमेंट्स बनकर गायब हो गए। सोल सैंड के चेहरे खामोश चीखें मारते हुए स्कारफेस को लालच से घूर रहे थे, लेकिन मेरी तरफ आधा कदम बढ़ाने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर देखा। जैसे ही मैंने ऐसा किया, सारे घोस्ट हैंड्स तुरंत ब्लॉक्स के अंदर वापस घुस गए, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्ली देखकर चूहे भागते हैं। छिह! कमजोरों को तंग करने वाला बुली मॉन्स्टर मैकेनिक। स्कारफेस जमीन पर पड़ा था। उसके होंठ बैंगनी पड़ चुके थे और वो आखिरी सांस लेने जैसा लग रहा था। मैंने मिल्क बकेट निकाली और उसके मुंह में उड़ेल दी। फिर एक मुट्ठी कुकीज उसके मुंह में ठौंस दी। मरना नहीं चाहते तो सब निकलो। कुकीज नीचे गईं, एचपी ऊपर बढ़ गया। स्कारफेस के हाथों की फ्रॉस्टबाइट आंखों के सामने ठीक होने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो पागलों की तरह क्रॉस बनाकर मुझे धन्यवाद देने लगा। टेस्ट खत्म, अब वापस चलते हैं। नेदर सर्वाइवल मैकेनिक्स अब समझ आ चुके थे। इस नरक में एक पल और रुकने की जरूरत नहीं थी। मैंने कैशन से कहा कि स्कारफेस को पीठ पर उठाए और हम वापस लौटने लगे। लेकिन जैसे ही हम टनल से बाहर निकले, ऊपर से अचानक बिल्ली जैसी बेहद तेज चीख गूंजी। वाह आहा! ऊपर देखा तो 3-4 मीटर लंबा एक सफेद ब्लॉकी मॉन्स्टर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी मौजूदगी भर से ऐसा दबाव पड़ रहा था कि दोनों पिलेजर्स की मानसिक हालत टूट गई। धप! कैशन के पैर जवाब दे गए। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और उसकी पैंट तुरंत भीग गई। हे भगवान! मेरे पैर नहीं चल रहे। मैंने शील्ड उठाई, आयरन सोर्ड निकाली और आसमान में तैरते घस्ट को घूरने लगा। अजीब बात थी, इतनी देर तक वो मॉन्स्टर ऊपर तैरता रहा, लेकिन उसने आंखें तक नहीं खोली। न्यूट्रल स्टेट। क्या बॉर्डर के अंदर मॉन्स्टर्स अपनी एक्टिव एग्रो मैकेनिक्स खो देते हैं? नहीं, मुझे आखिर तक टेस्ट करना था। मैंने तुरंत क्राफ्टिंग टेबल निकाली, वहीं पर एक वुडन बो और कुछ एरोज बनाए और उन्हें कैशन के हाथ में ठूंस दिया। इसे शूट करो। कैशन का चेहरा हरा पड़ गया। वो कॉम्पती आवाज में रोने लगा। लॉर्ड, मुझसे नहीं होगा। मुझ पर तीर चलाने को बोलते हो, लेकिन इस उड़ते हुए मौत के थैले पर बकवास बंद करो। अगर मिस किया तो सीधे लावा में फेंक दूंगा। कैशन ने दांत भींचे, आंखें बंद की और पूरी ताकत से तीर छोड़ दिया। शूम ही, सीधा हिट। घस तुरंत पागल हो गया। उसने अपनी नीली डरावनी आंखें खोलीं, विशाल मुंह फैलाया और कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। एक विशाल जलता हुआ फायरबॉल हवा चीरता हुआ सीधे कैशन की तरफ आया। खत्म, मैं खत्म। कैशन सिर पकड़कर मौत का इंतजार करने लगा। मैं हैंसा, शील्ड उठाई और आगे बढ़कर ब्लॉक कर दिया। धड़ाम! बिल्कुल पिंग पोंग खेलने जैसा फायरबॉल परफेक्ट तरीके से पलटकर और भी तेज रफ्तार से घास्ट के चेहरे पर जा लगा। एक तीखी चीख के साथ वो विशाल मॉन्स्टर हवा में सफेद धुएं के बादल में फट गया और राख बनकर बिखर गया। कैशन पूरी तरह सुन्न रह गया था। वो जमीन पर बची राख को देखता, फिर मुझे देखता और मुश्किल से थूक निकलता। उसके दिमाग में शायद अब मैं मौत के देवता से भी ज्यादा डरावना एक जीवित भगवान बन चुका था। तुम दोनों पहले वापस जाओ। मुझे उससे और बहस करने का मन नहीं था, इसलिए मैंने दोनों को पहले ओवरवर्ल्ड भेज दिया। मैं खुद नेदर में रुका रहा और ग्लोस्टोन डस्ट और मैग्मा ब्लॉक्स का पूरा एक स्टैक खोद लिया। मैग्मा ब्लॉक्स और सोल सैंड से बाद में गांव में वाटर एलिवेटर्स बनाए जा सकते थे। जब मैं मटेरियल्स लेकर वापस बैंगनी पोर्टल से ओवरवर्ल्ड में लौटा, तो सामने का नजारा देखकर मैं पूरी तरह स्टन रह गया। पोर्टल के बाहर ब्रम और एल्विन सिर पर सफेद कपड़े की पट्टियां बांधे खड़े थे। उनके पीछे पूरी तरह हथियारों से लैस मिलिशा खड़ी थी। सबके चेहरे ऐसे थे जैसे कोई दुखद लेकिन वीर बलिदान देने जा रहे हों। अर्थुर बगल में खड़ा उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे ही ब्रम ने मुझे बाहर आते देखा, उसकी आंखें फट गईं। वो खुशी से पागलों की तरह चिल्लाया, लॉर्ड सिलस, आप मरे नहीं। मेरे चेहरे पर काली लकीरें पड़ गईं। मर तो तुम रहे हो। ये सब क्या कर रहे थे? हेल हॉट स्प्रिंग्स में नहाने के लिए रेड पार्टी बना रहे थे क्या? ब्रम का चेहरा लाल हो गया और वो हकलाते हुए समझाने लगा। असल में जब कैशन और स्कारफेस पहले बाहर आए, तो स्कारफेस नरक के डर से पूरी तरह पागल हो चुका था। वो कभी रो रहा था, कभी हंस रहा था, और वो हरामी कैशन अपना मुंह बंद नहीं रख पाया। उसने सबको बता दिया कि शायद मैं अंदर मर गया हूं और वापस नहीं आऊंगा।
जैसे ही लोगों ने ये सुना, उन्होंने तुरंत एक सुसाइड स्क्वाड बना ली ताकि नरक में घुसकर मुझे वापस ला सकें। मैंने बेबस होकर अपनी कनपटियां दबाईं, फिर आगे बढ़कर एल्विन के कंधे पर जोर से हाथ रखा। फालतू चिंता करना बंद करो, मैंने पहले ही दिन कहा था। मैं हमेशा यहां रहूंगा। एल्विन का शरीर हल्का कौंपा, उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसने हाथ सीने पर रख लिया। जी। फिर मैंने कोने में दुबकने की कोशिश कर रहे कैशन की तरफ देखा। मैंने बिना भाव के आदेश दिया, इसे मैं प्रिजन में बंद करो। अगर इसने एक शब्द और बोला तो इसे नीचे ज़ॉम्बिफाइड पिगलिन्स को खिलाने फेंक देना। तभी एक स्काउट बिजली की तरह दौड़ता हुआ आया और घुटने टेक दिए। लॉर्ड सिलस। उत्तर दिशा में पिलेजर्स का एक ग्रुप दिखाई दिया है। उनके पास हथियार हैं और बारों के सिटी गार्ड्स उन्हें पीछे से खदेड़ रहे हैं। आखिरकार कुछ एक्शन मिला। मेरी आंखें चमक उठीं। पिछले कई दिनों से मैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में लगा हुआ था। गांव इतना शांत था कि डिफेंस सिस्टम टेस्ट करने के लिए कोई टारगेट ही नहीं मिल रहा था। मैंने पूछा, उन्हें किस गांव की तरफ मोड़ा गया? स्काउट ने तुरंत जवाब दिया, आपके आदेश के मुताबिक हमने पहले ही सारे ब्लॉक एनिमल्स हटा दिए थे और उन्हें सीधे स्टोनफील्ड विलेज की तरफ ल्यूर कर दिया। स्टोनफील्ड विलेज, एक बिल्कुल साधारण गांव जहां नाम की भी डिफेंस नहीं थी, लेकिन मेरे लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। माइनक्राफ्ट में जब विलेजर्स जानलेवा खतरे में पड़ते हैं तो उनकी रक्षा के लिए आयरन गोलम नेचुरली स्पॉन होता है। अब देखना था, क्या ये मैकेनिक असली दुनिया में भी काम करता है या नहीं। चलो, शो शुरू होने का समय आ गया। मैं घोड़े पर चढ़ा और सीधे स्टोनफील्ड विलेज की तरफ निकल पड़ा। उधर स्टोनफील्ड विलेज के बाहर जी नाम का आदमी दर्जनों पिलेजर्स को लेकर जंगल में भूखे भेड़ियों की तरह छिपा बैठा था। वो एक अनुभवी डाकू था, चेहरे पर चाकू का निशान और आंखों में खतरनाक चमक। उसे पहले ही महसूस हो चुका था कि अकाल के इस दौर में ये गांव कुछ ज्यादा ही अजीब है। गांव की औरतों के चेहरे गुलाबी और स्वस्थ थे, और उससे भी अजीब बात, गांव में एक भी जवान या मिडिल एज्ड आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। बॉस, हमने पता कर लिया, उसका आदमी स्किनी बिल उत्साह से बोला। सारे मर्द विलेज चीफ के साथ अगले गांव में सड़क बनाने गए हैं। यहां सिर्फ औरतें, बूढ़े, बीमार और कमजोर लोग बचे हैं। जी ने अपनी ब्रॉडस्वर्ड निकाली। उसके चेहरे पर खूंखार मुस्कान फैल गई। भगवान आज हम पर मेहरबान है। भाइयों, हमला करो। अनाज, कपड़ा, तांबे के सिक्के, सब लूट लो। दर्जनों पिलेजर्स भेड़ियों की तरह गांव में घुस पड़े। हालांकि गांव की औरतों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भागा नहीं। कुछ बाहर से आए रेफ्यूजी आदमी डर के मारे सिर पकड़कर नीचे बैठ गए, और गांव की औरतें उन्हें कायर कहकर डांटने लगीं। लेकिन उन आदमियों ने सिर झुकाए रखा और एक शब्द नहीं बोले। मजाक थोड़ी था। वो लोग असल में मेरी प्लांटेड मिलिशिया थे, जो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। जब तक मैं मौत तक लड़ने का आदेश न दूं, वो गर्दन पर चाकू रखे जाने पर भी हमला नहीं करते। पिलेजर्स रास्ते में तोड़फोड़ और लूटपाट करते हुए जल्दी ही गांव के बीच बने नए चर्च तक पहुंच गए। अंदर जरूर खजाना छिपा होगा, ढूंढो। जी ने तलवार लहराते हुए दहाड़ा। कुछ गांव की औरतें अब और सहन नहीं कर सकीं। उन्होंने पिचफॉक्स और लकड़ी के डंडे उठा लिए और चर्च के दरवाजे के सामने खड़ी हो गईं। उनकी आंखें लाल थीं। ये लॉर्ड सीलस का सैंक्चुअरी है। जो भी अंदर घुसने की कोशिश करेगा, लॉर्ड उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। लॉर्ड, एक दुबला पतला बंदर जैसा पिलेजर दुष्ट हंसी हंसा। उसने अपनी जंग लगी आयरन सोर्ड उठाई, सामने खड़ी औरत जेल्दा की तरफ निशाना साधा और पूरी ताकत से वार कर दिया। तलवार हवा चीरती हुई नीचे आई। मौत की परछाई तुरंत जेल्दा पर छा गई। उसने निराश होकर आंखें बंद कर लीं। टनंग, धातु के टकराने की कान फाड़ देने वाली आवाज पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन खून उड़ा। ना कोई चीख सुनाई दी। जेल्दा को बस हवा का तेज झोंका महसूस हुआ, जिसमें जंग लगे लोहे की गंध थी। वो कौंपते हुए आंखें खोलती हैं और उसके सामने पूरा दृश्य एक विशाल सफेद धातु की दीवार से भर जाता है। चर्च के दरवाजे के सामने मीटर लंबा एक सफेद स्टील जायंट अचानक भगवान की तरह प्रकट हो चुका था। उसकी बाहें पेड़ों के तनों जितनी मोटी थीं। जिस पिलेजर ने तलवार चलाई थी, उसकी स्वॉर्ड दर्जनों लोहे के टुकड़ों में टूटकर उड़ चुकी थी। वो अभी भी उसी वार करने वाली मुद्रा में जड़ बना खड़ा था। उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं, जैसे उसने कोई राक्षस देख लिया हो। ये आखिर है क्या? आयरन गोलम, नेचुरल स्पॉन सक्सेसफुल। मैं घोड़े पर बैठा परछाइयों में छिपा ये सब देख रहा था, और मेरा खून एक्साइटमेंट से खौल रहा था। अब अगर कोई फिर कभी कहे कि मेरे गांवों के पास डिफेंस नहीं है, आयरन गोलम खुद उसे सबक सिखाएगा। वो टाइटन धीरे धीरे नीचे झुका। उसकी गहरी लाल इलेक्ट्रॉनिक आंखें सीधे पिलेजर पर लॉक हो गईं। अगले ही पल उस सैकड़ों किलो भारी स्टील राइट आर्म हवा चीरती हुई सोनिक बूम के साथ नीचे गिरा। धड़ाम! जमीन फट गई। मिट्टी हवा में उछल गई और जमीन पर मकड़ी के जाले जैसा विशाल क्रेटर बन गया। भयंकर शॉकवेव ने पिलेजर को हवा में उछाल दिया। उसकी एक टोंग मौके पर ही टूट गई और वो सुअर जैसी चीखें मारने लगा।
पूरा इलाका खामोश हो गया। सन्नाटा। सारे पिलेजर्स पागल हो चुके थे। जी को लगा उसकी खोपड़ी फट जाएगी। उसके शरीर का खून जम गया। इस सफर के दौरान हुई सारी अजीब चीजें उसके दिमाग में घूम गईं। अचानक गायब होते जानवर, हवा से पैदा होते गांव, और ये इस्पात का देवता जो सारी समझ से परे था। चमत्कार, ये सच में चमत्कार है। धप। जी के घुटने जवाब दे गए। वो जमीन पर गिर पड़ा और चर्च की तरफ देखकर पागलों की तरह क्रॉस बनाने लगा। मेरे लॉर्ड, मेरी जान बख्श दीजिए। लॉर्ड सिलस, कृपा कीजिए। जब बॉस ही घुटनों पर गिर गया तो बाकी पिलेजर्स की मानसिक हिम्मत पूरी तरह टूट गई। सब घुटनों के बल गिर पड़े। कोई प्रार्थना करने लगा, कोई भागने की कोशिश करने लगा। अब बहुत देर हो चुकी थी। जो डरपोक रेफ्यूजीज अभी तक सिर पकड़कर नीचे बैठे थे, उन्होंने अचानक अपनी एक्टिंग छोड़ दी। उन्होंने कपड़ों के अंदर छिपी वुडन स्वॉर्ड्स निकाली और खूंखार इरादों के साथ आगे टूट पड़े। उसी समय जंगल की तरफ से भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। ब्रह्म डॉन्स कीप की पूरी तरह हथियारबंद मिलिशिया को लेकर चारों तरफ से ऐसे निकला जैसे आसमान से सेना उतर आई हो। सबसे आगे खड़े क्रॉसबोमैन ने सीधे लोडेड क्रॉसबोज उठा लिए। उनके ठंडे तीरों की नोकें घेराबंदी में फंसे हर पिलेजर पर टिक चुकी थीं। भीड़ धीरे धीरे दो हिस्सों में बैंटी और बीच में एक रास्ता खुल गया। मैं अपने लंबे घोड़े पर सवार आराम से अंदर आया। ऊंचाई से मैं नीचे कौंपते हुए उन डाकुओं को देख रहा था जिन्हें चोरी छिपे सिर उठाकर मुझे देखा, और जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। घोड़े पर बैठा यह नोबल बिल्कुल उसी होली स्टैचू जैसा दिख रहा था जो चर्च में रखा था। असली भगवान उतर चुका था। मामला निपटाने के बाद मैंने इन दर्जनों लोगों को ब्रह्म के हवाले कर दिया और कहा कि इन्हें डॉन्स कीप डंजन में ले जाया जाए। मैं खुद आराम से चर्च के अंदर गया और अपनी लकड़ी की होली स्टैचू देखने लगा। कारीगरी बुरी नहीं थी, चेहरे के फीचर्स भी काफी मिलते जुलते थे, लेकिन ये क्रॉस लेगेड मेडिटेशन पोज किसी ट्रैवलिंग बर्ड जैसा क्यों लग रहा था। मैंने आर्थर की तरफ मुड़कर कहा, वापस जाओ और उस स्कल्प्टर टॉबी से कहना सिलस खुद एक कस्टम फिगुरीन बनवाना चाहता है, उसे सबसे हैंडसम वाला बनाना। पेमेंट में उसे ऐसी टॉर्चेस मिलेंगी जो कभी बुझती नहीं। आर्थर खाली चेहरे के साथ सिर हिलाने लगा। बगल में खड़े एल्विन की आंखें फिर से श्रद्धा से चमकने लगीं। मेरे लॉर्ड, होली स्टैचू के बारे में आपके ये चमत्कार पार्चमेंट पर लिखकर आपकी बायोग्राफी बनाना चाहता हूं। मैंने हाथ हिलाया। जो लिखना है लिखो, बस मुझे उन भावहीन बोरिंग बूढ़ों जैसा मत बना देना। पहला ड्राफ्ट तैयार हो जाए तो पहले मुझे दिखाना। मैंने फिर हाथ हिलाया, घोड़े पर चढ़ा और वापस घर लौट गया। रात। डॉन्स कीप डंजन। धुंधली जेल में मशालें टिमटिमा रही थीं। जी और उसके आदमी कोने में दुबके बैठे थे। चेहरों पर सिर्फ निराशा थी। भूख लगी है, बहुत भूख। उसका आदमी बिल कौंपते हुए अपनी शर्ट से एक मरा हुआ चूहा निकालता है जो उसने ट्रैप से उठाया था। वो चाहता था कि जी उसे कच्चा खाकर पेट भर। लेफ्टिनेंट उसी समय के बाहर कदमों की आवाज आई। लोहे का दरवाजा खुला और अंदर एक पागल कर देने वाली खुशबू फैल गई। खाना लाने वाले मिलिशिया लोग कई बड़े लकड़ी के बर्तन लेकर अंदर आए। एक पूरा बेसिन भुनी हुई फिश मीट से भरा था, एक बेसिन सफेद ब्रेड से, और एक बड़ा बर्तन उबलते हुए अंडों से। पिलेजर्स की आंखें भूख से हरी हो गईं। इस अकाल के दौर में जहां लोग लोगों को खा रहे थे और पेड़ों की छाल तक चबा रहे थे, वहां कैदियों को फिश मीट और व्हाइट ब्रेड दिया जा रहा था। खा लो, अगर मरना भी है तो ऐसे खाने के बाद मरना वर्थ है। डाकू पागलों की तरह खाने पर टूट पड़े, लेकिन जी कटोरा पकड़े बैठा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू उसके सूप में गिर रहे थे। उसे पूरा यकीन था, ये आखिरी खाना है। आज खिलाएंगे, कल फांसी देंगे। इतना मत सोच, ये कोई आखिरी खाना नहीं है। अंधेरे कोने से अचानक भारी आवाज आई। जी ने मुड़कर देखा। सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें सूखे कुएं जैसी बेजान थीं। कैशन। कैशन ने चॉपस्टिक से फिश मीट उठाई और जी की तरफ तिरस्कार से देखा। सिर्फ मुझे फिश मीट खिलाने के लिए। वो तुम्हें अपनी बॉटम लाइन बता देता हूं। तुम्हें पता है ये आटा और फिश मीट कहां से आता है? सारे पिलेजर्स रुक गए और ब्लैंक होकर उसे देखने लगे। हवा से पैदा होता है। कैशन ने ऊपर छत की तरफ इशारा किया। इस लॉर्ड को बलि नहीं चाहिए। वो गेहूं को पल भर में उगा सकता है, खाली तालाब से जिंदा मछलियां निकाल सकता है। वो इस दुनिया का भगवान है। जी का सिर झंझना उठा। तो लॉर्ड हमारे साथ क्या करने वाले हैं? उसी पल कोठरी के दूसरे कोने से खून जमा देने वाली चीख गूंजी। स्कारफेस पागलों की तरह हवा में हाथ मार रहा था। मुझे मत घसीटो, छोड़ दो। घोस्ट हैंड्स, नीचे हर तरफ आग है, बचाओ। उसकी पागल हालत देखकर नए पकड़े गए डाकुओं के रोंगटे खड़े हो गए। कैशन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसकी आवाज में ठंडी निराशा भरी थी। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, अगर बाद में लॉर्ड सिलस तुमसे पूछताछ करें तो तुरंत एक घुटने पर बैठकर अपने पाप कबूल कर लेना। कभी दया की भीख मत मांगना और बहाने बनाने की गलती बिल्कुल मत करना। वो रुका, फिर सीधे जी की आंखों में देखते हुए एक एक शब्द बोला, और अगर तुम्हें बाहर कहीं बैंगनी रोशनी वाला दरवाजा दिखाई दे तो उसके अंदर से कैसी भी आवाज आए, मर जाना, लेकिन अंदर झांकना मत।
डॉन्स कीप डंजन के अंदर कैशन नए पिलेजर्स को वार्निंग दे रहा था, जबकि कोने में स्कारफेस चुपचाप कौंप रहा था। उधर जेल के बाहर नए स्पॉन विलेजर ट्रेडिंग इंटरफेस को देख रहा था और मेरे चेहरे पर एक कैपिटलिस्ट वाली न्यूक्लियर फ्रेंडली मुस्कान थी। जब लेबर कैंप के कैदियों का खाना इतना अच्छा है तो अब इनके लिए 7 स्टाइल 24 जुलाई माइनिंग ब्लेसिंग्स अरेंज करने का समय आ गया है। अगली सुबह मैं आराम से डॉन्स की प्रिजन के एंट्रेंस पर पहुंचा। लोहे का दरवाजा खुला। नए पकड़े गए पिलेजर बॉस जी अपने आदमियों के साथ बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। इस आदमी में सच में दिमाग था। बाकी इडियट्स की तरह घुटनों पर गिरकर रोने नहीं लगा। उसने एक घुटना टेक कर दायां हाथ सीने पर रखा। उसकी आंखें दृढ़ थीं। हमारे पाप भारी हैं और हम हर सजा स्वीकार करने को तैयार हैं। बस लॉर्ड हमें जीने का एक रास्ता दे दें ताकि हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिले। अच्छा एटीट्यूड और तेज दिमाग भी। आयरन गोलम के हाथों पूरे क्रू को जिंदा बचा लेना आसान बात नहीं थी। यह आदमी टैलेंट था। मैंने बगल में चमकते नेदर पोर्टल की तरफ इशारा किया। अंदर जाओ और पूरे 2 मिनट वहां रहो। गांव लूटने की यही कीमत है ताकि ये आम इंसान नेदर की जहरीली गैस से तुरंत न मर जाएं। मैंने खास वार्निंग भी दी। अंदर जाते ही अपने मोटे कपड़े उतारकर दरवाजे की दरारों में ठूंस देना। जल्दी करना। जी ने एक पल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो सबसे पहले बैंगनी रोशनी में घुस गया। जैसे ही उसकी नजर मुड़ी, नेदर की भयानक गर्मी ने उसे दीवार की तरह टक्कर मारी। उसे लगा हर सांस के साथ वो जलती हुई रेजर ब्लेड्स अंदर खींच रहा है। उसके फेफड़े जैसे जल उठे। दर्द सहते हुए उसने कपड़े फाड़कर दरारें बंद कीं, लेकिन उन गैप से उसे बाहर की दुनिया दिख गई। उबलता हुआ लावा सी, गहरा लाल आसमान और घूमते हुए डरावने मॉन्स्टर्स। जी की खोपड़ी सुन्न पड़ गई। ये कोई टॉर्चर रूम नहीं था। ये सचमुच एबेसल पर्गेटोरी था। उसके आदमी दर्द से चीखते हुए दरवाजा नोचने लगे। बॉस, हमें बाहर निकालो। बाहर जरूर ठंडा होगा। जी ने पूरी ताकत से दरवाजा रोका। उसके गले से जानवर जैसी दहाड़ निकली। कोई बाहर गया तो मर जाएगा। 2 मिनट पूरे हुए। मैंने उंगलियां चटकाईं। ब्रह्म बड़े कदमों से पोर्टल के अंदर गया और इस पूरी टोली को ऐसे बाहर घसीट कर लाया जैसे सूखे हुए कुत्तों की लाशें खींच रहा हो। सब लगभग बीफ जर्की बन चुके थे। सबसे आखिर में जी बाहर रेंगता हुआ निकला। उसका पूरा शरीर लाल पड़ चुका था। वो मेरे पैरों के पास गिर पड़ा। ध धन्यवाद लॉर्ड सीलस, हमारी जान बख्शने के लिए। अब हमें आदेश दीजिए। ये हेल बूट कैंप पूरी तरह 10 अक्टूबर सफल रहा। मैंने संतोष से सिर हिलाया। जाओ, आराम करो। अगले कुछ दिनों में ब्रह्म तुम्हें दूसरे गांवों में फेक रेड करवाने ले जाएगा। जब सफेद आयरन गोलम्स बाहर आए तब तुम्हें पता है क्या करना है। अच्छा काम किया तो खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। इस प्रोफेशनल एक्स्ट्रास वाली टोली का इंतजाम करने के बाद मैं इंटरनल अफेयर्स ऑफिसर एल्विन को लेकर आर्टिजन्स हॉल की तरफ निकल पड़ा। मेरा अगला लक्ष्य था सिल्क टच एन्चैंटमेंट वाला आयरन पिकैक्स बनाना। रास्ते में मैंने एल्विन से पूछा, एल्विन, तुम्हें क्या लगता है, मुझे धीरे धीरे फार्मिंग और बेस बिल्डिंग करनी चाहिए या फिर पूरे किंगडम को हिलाकर रख देना चाहिए? एल्विन मुस्कुराया। मेरे लॉर्ड, जवाब तो आपके दिल में पहले से मौजूद है। बिल्कुल, मैं अब सेफ खेलना नहीं चाहता था। रोलैंड किंगडम अंदर से पूरी तरह सड़ चुका था, तो क्यों ना मैं उसे बस एक धक्का दे दूं। मैंने वहीं फैसला सुना दिया। तैयारी शुरू करो। क्रॉसबोमैन स्क्वाड को बढ़ाओ। चारों दिशाओं में बॉर्डर वॉच टावर्स बनाओ। आयरन गार्ड सिटी और आसपास के इलाकों में लोग भेजो। मेरे फेथ को हर जगह फैलाओ। मैंने उसी पल ऑफिशियली ग्रामीण इलाकों से शहरों को घेरो स्ट्रैटेजी शुरू कर दी। एल्विन तुरंत एक घुटने पर बैठ गया और आदेश स्वीकार कर लिया। बातों बातों में मुझे पता चला कि शहर का कारपेंटर टोबी अब हर दिन मेरी होली स्टैचूज बना रहा है और उसके ऑर्डर्स 2 महीने तक फुल हैं। मैंने तुरंत आर्थर की तरफ देखा। जाओ, उससे मिलो। कहना ये एक्सक्लूसिव कस्टम फिगुरीन खुद मैंने ऑर्डर की है और कहना सबसे अच्छी ओकवुड इस्तेमाल करे। लाइन काट दो। पेमेंट में उसे ऐसी टॉर्चेस मिलेंगी जो कभी बुझती नहीं। जब मैं और आर्थर शहर से चुपके निकलकर वाइल्ड एक्सप्लोरेशन की प्लानिंग कर रहे थे, उधर एल्विन, जिसे मैंने आयरन गार्ड सिटी सेल्समैन बनाकर भेजा था, पागलों की तरह अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था। इस समय आयरन गार्ड सिटी के कासल की ग्रैंड हॉल में माहौल इतना भारी था जैसे हवा से पानी टपक रहा हो। नया बारों मॉनरो गरम तवे पर चींटी की तरह परेशान घूम रहा था। पिछले लॉर्ड की भ्रष्टाचार भरी हरकतों ने शहर में दंगा भड़का दिया था। शहर टूट चुका था। ग्रैनरीज पूरी तरह लूट ली गई थीं और ऑटम टैक्सेस इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन हो गया था। उसके सामने साफ मौत जैसी स्थिति खड़ी थी। उसके सामने बैठा था मोनोपोली मर्चेंट गिल्ड का मुखिया सर फिन। ये खून चूसने वाले व्यापारी शिकारी कुत्तों से भी तेज सूंघ लेते थे कि किसकी मजबूरी कहाँ है। बारोन को मजबूर देखकर फिन ने तुरंत आसमान छूती कीमत रख दी। लॉर्ड मॉनरो, मैं आपके सारे टैक्स डेफिसिट भर सकता हूं। बस एक छोटी सी शर्त है। मुझे आयरन गार्ड सिटी और उसके आसपास के सारे इलाकों में स्पाइस और सॉल्ट ट्रेड का पूरा मोनोपोली चाहिए। मॉनरो ने दांत इतने जोर से भींचे कि जैसे टूट जाएंगे। सॉल्ट ट्रेड इन गिद्धों को सौंपने का मतलब था।
शहर के हजारों सर्व्स भूख से मर जाएंगे, लेकिन उसके पास और रास्ता ही क्या था। उधर फिन आराम से रेड वाइन घुमाते हुए ऐसी मुस्कान दे रहा था जैसे खेल जीत चुका हो। तभी बगल में बैठे एल्विन ने अपना वुडन कप उठाया और तिरस्कार से हैंस पड़ा। वाह, कितनी बड़ी भूख है तुम्हारी। मुझे लगा था तुम्हारे पास सच में कुछ ताकत होगी, लेकिन इतनी सी गोल्ड कॉइन्स लेकर यहाँ शेखी बघार रहे हो। फिन का चेहरा सिकुड़ गया। तुम, पता नहीं कहाँ से आया कोई आवारा स्कॉलर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ऐसी बकवास करने की। एल्विन ने उसे दूसरी नजर तक नहीं दी। वो सीधे मॉनरो की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज दृढ़ थी। लॉर्ड बैरन, सिर्फ 7 दिनों के अंदर मैं आपके सारे गोल्ड कॉइन डेफिसिट्स भर दूंगा, कैस्टल की ग्रेनरीज भी भर दूंगा, और शहर के बाहर मौजूद सभी रेफ्यूजीज का खाना और गुजारा भी मैं संभाल लूंगा। फिन जोर से हंस पड़ा। शर्मनाक डींगे मार रहे हो। क्या तुम्हें लगता है आयरन गार्ड सिटी का टैक्स बस कुछ टूटे कॉपर कॉइन्स हैं? तुम अकेले। एल्विन के होठों पर मजाक उड़ाती मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूं, जो अभी कैस्टल गेट्स के बाहर खड़ा है। डील हो या ना हो, मैं वो सब बारोन को मुफ्त में दे रहा हूं। इसे बस दोस्ती समझ लीजिए। मॉनरो आधा यकीन आधा शक में नाइट कमांडर की तरफ देखने लगा। आधे कप चाय जितना समय भी नहीं बीता था कि नाइट कमांडर पागलों की तरह हॉल में वापस भागा। उसका आयरन हेलमेट तक टेढ़ा हो चुका था। वो एक्साइटमेंट से कौंप रहा था। मेरे लॉर्ड, 20 गाड़ियां, पूरी 20 गाड़ियां रिफाइंड व्हाइट फ्लावर से भरी हुई, सब कासल के बाहर खड़ी हैं। क्या? मॉनरो और फिन एक साथ चिल्ला उठे। पूरे 80 बैरल प्रीमियम फाइन फ्लावर। इस भयानक अकाल में, जहां लोग इंसानों तक को खा रहे थे, ये आधा शहर खरीद लेने जितनी दौलत थी। और सामने बैठा ये आदमी पलक तक नहीं झपका रहा था, सब मुफ्त में दे रहा था। फिन ने वाइन ग्लास इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसका चेहरा सुअर के जिगर जैसा लाल हो चुका था। हाथ कांप रहे थे। उधर एल्विन शांति से खड़ा हुआ और अपनी लिनन क्लोक ठीक करने लगा। मेरी शर्त बहुत सरल है। मैं शहर के पुराने चर्च की मरम्मत करवाना चाहता हूं, और उसके अंदर हमारे लॉर्ड सिलस की होली स्टैचू भी रखी जाएगी। इतना कहकर एल्विन ने फिन की तरफ ठीक से देखा तक नहीं। वो बड़े आराम से मुड़ा और बाहर चला गया। पूरी तरह ओवरवेलमिंग पावर से डोमिनेशन। अब एक शब्द और बोलना भी जैसे लार बर्बाद करना था। फिन का दिमाग खराब हो चुका था। वो बेइज्जती में कैसल से निकल भागा। एक सुनसान गली में खड़ा वो गुस्से से कौंप रहा था। उसकी आंखों में जहरीली नफरत चमक रही थी। कोई नकली हरामखोर हेरेटिक गॉड मेरे मर्चेंट गिल्ड की कमाई रोकने की हिम्मत करता है। जैसे ही वो स्टैचू बनेगी, किसी अंधेरी रात उसे तोड़कर चूर चूर कर दूंगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किससे टकराने जा रहा है। एक माइनक्राफ्ट प्लेयर जिसके पास इन्फिनिट इन्वेंट्री पैनल था। उधर डॉन स्कीप में मैं सप्लाई से भरा बैकपैक और एन्चेंटेड डायमंड एक्स लेकर आर्थर के साथ स्टेल्थ मोड में निकल चुका था। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इस समय मेरी प्रजा की नज़र में मैं एक जीवित मसीहा था। अगर मैं जरा देर के लिए भी गायब हो जाऊं, तो वो पैनिक होकर मुझे नरक से वापस लाने रेड ग्रुप बना लेते। इसलिए बाहर जाना हो तो चोरों की तरह छिपकर निकलना पड़ता था। हम सिटी वॉल के ब्लाइंड स्पॉट तक दबे पांव पहुंचे। मैंने गेट्स इस्तेमाल नहीं किए। सीधे आयरन पिकैक्स निकाली और मोटी कॉबलस्टोन वॉल खोदनी शुरू कर दी। कुछ ही वारों में बड़ा सा होल बन गया। हम बाहर निकले। फिर मैंने पीछे से ब्लॉक्स वापस लगाकर दीवार बंद कर दी। परफेक्ट प्रिजन ब्रेक। बॉर्डर के बाहर की दुनिया बेहद अजीब और चमकदार थी। सूखे मैदानों में असली दुनिया के दुबले पतले खरगोश घास खा रहे थे, और ठीक उनके पास माइनक्राफ्ट मैकेनिक्स से स्पॉन हुई चौकोर शीप बिना मतलब घूम रही थी। आसमान में असली स्पैरोज के साथ रंग बिरंगे पिक्सल पैरट्स उड़ रहे थे। मैंने तुरंत एम्प्टी मैप निकाला, राइट क्लिक करके एक्टिवेट किया और कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए। अगली बार ज्यादा सीड्स लाना पड़ेगा। इन पैरट्स को तमे करना ही होगा। प्लेयर से एक तय दूरी बनते ही ये फोर्स टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये तो चलता फिरता स्पेशल मैजिक मार्कर है। हम पूरे 4 घंटे बाहर घूमते रहे। न आसमान टूटा, न टेरेन कोलैप्स हुआ। लगता था असली दुनिया और मेरे एमसी डोमेन की कंपैटिबिलिटी लगातार बढ़ रही थी। धीरे धीरे रात होने लगी। मेरा हंगर बार भी काफी तेजी से गिर रहा था। आर्थर, कैंप लगाओ। मैंने कैजुअली जमीन पर कैंप फायर रख दी। फिर ओक लॉग्स और प्लैंक्स निकालकर पागलों जैसी बिल्डिंग मूवमेंट शुरू कर दी। 5 मिनट से भी कम समय में एक खूबसूरत लकड़ी का घर तैयार हो गया। छत, दीवारें, हवा रोकने का पूरा इंतजाम। उधर आर्थर भी खाली नहीं बैठा था। उसने आयरन पॉट लगाया, साफ पानी डाला, फिर मशरूम टाउन की खास जायंट रेड मशरूम्स निकाली। इसके बाद उसने दिन में जाल से पकड़ा हुआ जंगली सैंप निकाला, उसकी खाल उतारी, पेट साफ किया और मशरूम स्ट्यू में डाल दिया। ऊपर से ऑन्ट मैरी द्वारा स्पेशली तैयार किया गया ब्लैक पेपर और वैनिला स्पाइस मिक्स। उसकी खुशबू ऐसी थी कि मुर्दे भी उठ जाएं। और सांप जहरीला था। अरे मजाक कर रहे हो क्या? एमसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेथल पॉइजन भी हो तो बस एक बकेट मिल्क पी लो, सब साफ। जैसे ही सूप तैयार हुआ, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने वुडन बॉल उठाया और बड़ा घूंट भरा। सैंप का मांस इतना नरम था कि मुंह में जाते ही घुल रहा था। मशरूम्स ने पूरा मीट ब्रथ सोख लिया था, और ऊपर से स्पाइसेस की खुशबू। कमाल। इसे कहते हैं इंपीरियल शेफ। एक बॉल और दो। मैंने खाली कटोरा आगे बढ़ाया, लेकिन तभी अंधेरे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। 100 से ज्यादा धुंधली आकृतियां तेजी से कैंपफायर की तरफ बढ़ रही थीं।
मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने तुरंत क्रॉसबो निकाली। एरो लोडेड। रुको, कौन हो तुम? लॉर्ड सिलस, भीड़ का नेता, लुढ़कता पड़ता आग की रोशनी में आ गया, पसीने से तर। वो था विली, वंडरिंग ब्लैक मार्केट मर्चेंट, एलरिक का भरोसेमंद आदमी। मैंने क्रॉसबो नीचे की। क्या तुम मास्टर एल्बर्ट को लाए? विली का चेहरा जम गया। उसके माथे से और भी ज्यादा पसीना बहने लगा। वो, हम उन्हें लाए तो हैं, लेकिन वो रेबल इन्फेस्टेड बॉर्डर पर आने को तैयार नहीं थे, तो हमने उन्हें सीधे किडनैप कर लिया। मैं लगभग अपना स्नेक सूप उगल ही देता। तुम लोगों ने किंगडम के सबसे बड़े मैकेनिकल स्कॉलर को किडनैप कर लिया? भीड़ अलग हुई। दो मजबूत आदमी एक मिडिल एज स्कॉलर को पकड़कर मेरे सामने लाए। कपड़े बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी कमर सीधी थी। आंखों में जिद्दी तेज चमक रही थी। चेहरे पर बुद्धि और घमंड दोनों थे। ये वही लेजेंडरी आदमी था जिसने इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स की महान किताब लिखी थी और जिसे ऑर्थोडॉक्स चर्च ने हेरेटिक घोषित कर दिया था। एल्बर्ट। एल्बर्ट ने मुझे ठंडी नजर से देखा। रास्ते भर उसने स्मगलर्स से मेरे चमत्कारों की कहानियां सुनी थीं। उसे एक शब्द पर भी यकीन नहीं था। उसकी नजर में मैं बस कोई कल्ट लीडर था जो चालबाजियों से गरीबों को बेवकूफ बना रहा था। उसने सीधे कहा, आवाज कठोर थी, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ दिन दो। मैं तुम्हारे इस ओक विलेज को खुद देखूंगा। अगर तुम सच में लोगों को धोखा देने वाले फ्रॉड निकले, तो मैं, एल्बर्ट, मरना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए सीज इंजन्स नहीं बनाऊंगा। स्कॉलर लोगों की बैकबोन सच में बहुत सख्त होती है, और मुझे ऐसे टफ लोग बहुत पसंद हैं। मैं उसके जाल में नहीं फंसा। मैंने कैजुअली इन्वेंट्री से एक दर्जन एमसी कुकीज निकाली। भूख लगी है, पहले कुछ खा लो। मैंने कुकीज एल्बर्ट, विली और बाकी लोगों की तरफ उछाल दी। एल्बर्ट मेरी पूरी तरह खाली हथेलियों को घूरता रह गया। उसके चेहरे का भाव आखिर बदल गया। उसे मुझ पर कोई हिडन बैग दिखाई नहीं दिया था। हाई टियर स्पेशल मैजिक। वो खुद से बुदबुदाया। बेहद सावधानी से उसने कुकी का छोटा सा बाइट लिया। चॉकलेट चिप्स और गेहूं की मीठी खुशबू उसकी जुबान पर फट पड़ी। अगले ही पल बर्ड जम गया। उसे महसूस हुआ जैसे एक बेहद ताकतवर ऊर्जा उसके पूरे शरीर में भर गई हो। लंबे सफर की सारी थकान एक सेकंड में गायब। उसकी खत्म हो चुकी स्टैमिना जबरदस्ती फुल हो गई। उसे लगा जैसे वो 10 साल जवान हो गया हो। ना एल्केमी पोशन का कड़वा स्वाद, ना मैजिक बैकलैश का दर्द, बस ऐसा पावर जो सारी मेडिकल और फिजिकल कॉमन सेंस तोड़ रहा था। एल्बर्ट ने आधी बची कुकी को कसकर पकड़ा। उसके हाथ कांपने लगे। वो मुझे घूर रहा था, जैसे कोई पागल बेलोज की तरह सांस ले रहा हो। जंगल के बीच कैंपफायर जल रही थी। किंगडम का सबसे बड़ा स्कॉलर, एल्बर्ट, हाथ में आधी खाई कुकी पकड़े बैठा था और महसूस कर रहा था कि उसकी स्टैमिना पूरी तरह मैक्स हो चुकी है। दशकों पुराना उसका थियोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू टूट रहा था। क्या ये किसी महान मगे की खोई हुई कला है, या फिर किसी जीवित भगवान की रचना? एल्बर्ट कुकी को घूर रहा था। उसके हाथ सेवे की तरह कौंप रहे थे। उसे अब मैनर्स की भी परवाह नहीं थी। वो बस भारी सांसें ले रहा था। सिर्फ इस छोटे से डो के टुकड़े को निगलते ही उसकी सारी थकान गायब हो गई और ताकत पूरी तरह वापस आ गई। मुझे उसे एमसी रीजनरेशन मैकेनिक्स समझाने का कोई शौक नहीं था। मैंने कैजुअली बाकी कुकीज की टोकरी विली की तरफ फेंक दी। इसे भाइयों में बांट दो, और याद रखना, इसे डॉन्स कीप ले जाना। आज रात मुझे देखने की बात कहीं मत फैलाना। इंस्ट्रक्शंस देकर मैं आर्थर के साथ रात के अंधेरे में आगे बढ़ गया, अपना ऑफ ग्रिड सर्वाइवल टेस्ट जारी रखते हुए। उधर विली के साथ एल्बर्ट उस सबसे पागलपन भरे चमत्कार की तरफ बढ़ रहा था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। रात के अंधेरे में एक विशाल दीवार ने सबका रास्ता रोक लिया। दीवार कई गज चौड़ी थी। ऊपर देखने पर उसका सिरा तक दिखाई नहीं देता था, जैसे उसने आसमान और धरती को बीच से काट दिया हो। अल्बर्ट तुरंत आगे बढ़ा और पत्थरों की सीम्स को उंगलियों से कुरेदने लगा। न मिट्टी, न लाइम वाटर, ये विशाल पत्थर आपस में पूरी तरह जुड़े हुए थे। एक जरा सा स्टोन डस्ट तक नहीं निकल रहा था। ऊंची, अडिग और असंभव। ये इंसानों का काम हो ही नहीं सकता था। आयरन गेट्स के अंदर घुसते ही विशाल लाल मशरूम्स को खोखला करके बनाए गए दर्जनों घर उसकी आंखों के सामने आ गए। मिलिशिया गार्ड्स उन्हें गेस्ट रूम्स तक ले गए। अल्बर्ट सफेद ऊन से बने मुलायम बिस्तर पर लेटा और दीवार पर लगी टॉर्च को घूरने लगा। पूरी रात बीत गई। उस मशाल से न ग्रीस टपकी, ना वो 1 मिलीमीटर छोटी हुई। वो बस शांत जलती रही। वो बिस्तर से उठा, बाहर आया और 2 ब्लॉक चौड़े पानी के पूल को देखने लगा। पानी हवा में लटका हुआ था, लगातार नीचे गिर रहा था। नीचे का पूल पहले से पूरा भरा हुआ था, फिर भी एक बूंद बाहर नहीं निकल रही थी। कभी खत्म न होने वाला पानी। ये कैसी फॉरबिडन मैजिक है। अगली सुबह एल्बर्ट आंखों के नीचे काले घेरे लिए सीधे शहर के बाहर खेतों में भागा। उसने स्ट्रॉ हैट पहने एक बूढ़े सर्फ को पकड़ लिया और जिद करने लगा कि वो खेती कैसे करते हैं, ये देखना है। बूढ़ा किसान खुशी से मुस्कुराया। उसने एक मुट्ठी सीड्स निकाले और जमीन पर फेंक दिए। फिर एक मुट्ठी सफेद बोन मील मिट्टी पर डाली। फूश!
सिर्फ 7 सेकंड से भी कम समय में एल्बर्ट की आंखों के सामने सुनहरी गेहूं की भारी बालियां उग आईं और पूरी तरह पक गईं। पूरा साल भर की फसल कुछ सांसों में तैयार। एल्बर्ट की दुनिया ही टूट गई। वो लड़खड़ाते कदमों से मशरूम टाउन मार्केट में घूमने लगा। हर तरफ हॉट ब्रेड, थिक सूप, रोस्ट मीट की खुशबू फैली थी। बच्चे स्नैक्स पकड़कर गलियों में दौड़ रहे थे और उनके पीछे 3 मीटर लंबा सफेद आयरन गोलम चल रहा था। ना डाकू, ना अकाल, हर इंसान के चेहरे पर कल की उम्मीद लिखी थी। हंसी, खुशी, जीवन। ऐसी समृद्धि का दौर जो उसने राजधानी की रॉयल एकेडमी में भी नहीं देखा था, इस वीरान बॉर्डर पर सच में मौजूद था। मास्टर स्कॉलर, फ्लैट ब्रेड खाएंगे? एक मजबूत आदमी मुस्कुराते हुए उसके हाथ में गर्म ब्रेड थमा देता है। मुफ्त है। लॉर्ड सिलस ने हमें यह जिंदगी दी है, हमें बांटना आना चाहिए। गर्म ब्रेड का टुकड़ा मुंह में डालते ही एल्बर्ट की आंखें भर आईं। शायद इस सड़े हुए किंगडम की जड़ें सच में सिर्फ यही जीवित भगवान उखाड़ सकता था। तभी आज से अचानक दर्दनाक क्रैकिंग साउंड गूंजी। काले रिफ्ट्स पागलों की तरह पूरे आसमान में फैलने लगे। पूरा मार्केट तुरंत शांत हो गया। सारे विलेजर्स डरकर आसमान देखने लगे। उन्हें लगा डिवाइन पनिशमेंट आ गया, लेकिन ये कोई डिवाइन पनिशमेंट नहीं था। असल में मैं बस थोड़ा ज्यादा दूर निकल गया था। इस समय मैं बॉर्डर के बाहर जंगल में खड़ा था और अपनी तेजी से गिरती हेल्थ बार देख रहा था। मेरे लॉर्ड, आसमान फिर टूट रहा है, जल्दी वापस चलते हैं। आर्थर डर के मारे पीछे हट गया। घबराओ मत, छोटी सी प्रॉब्लम है। मैंने आराम से गोल्डन कैरेट निकाली और 2 बड़े बाइट्स लिए। क्रंच, क्रंच। जैसे ही मेरा हंगर बार फुल हुआ, एचपी गिरना बंद हो गया और आसमान के रिफ्ट्स तेजी से भरने लगे। अब मुझे मैकेनिक समझ आ गया था। जब तक मैं बॉर्डर के बाहर हूं, दुनिया लगातार डैमेज लेती रहती है। लेकिन अगर मैं लगातार गोल्डन कैरेट्स खाकर हील करता रहूं, तो इसका मतलब हुआ कि इस डोमेन पर इन्फिनिट शील्ड लगा हुआ है। यानी मैं आराम से बहुत दूर तक जा सकता था। यहां तक कि आयरन गार्ड सिटी में शॉपिंग भी कर सकता था। पेट भरने के बाद मैंने कैजुअली पेड़ से एक रंग बिरंगा पैरट पकड़ लिया। इस छोटे बेवकूफ का आईक्यू सिंगल डिजिट था। मेरे कंधे पर बैठकर बस ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें कॉपी करता रहता था। इतना इरिटेटिंग था कि मेरा मन कर रहा था इसे स्ट्यू बनाकर पका दूं। लेकिन एमसी पेट ट्रेड्स की वजह से ये डैमेज इम्यून था और फोर्स टेलीपोर्ट भी कर सकता था। तो चलो, मैस्कॉट ही सही। मैं उसे शहर वापस ले आया। जैसे ही मैं लॉर्ड्स मैनर के दरवाजे तक पहुंचा, एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। एल्बर्ट। उसने अपने थोड़े पुराने रोब्स ठीक किए और पूरी शान से सीधा खड़ा हो गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, जोर से एक घुटने पर बैठ गया और दायां हाथ सीने पर रख दिया। मैं एल्बर्ट, लॉर्ड सिलस को प्रणाम करता हूं। अगर लॉर्ड मुझे स्वीकार करें, तो मैं अपना दिमाग और खून तक इस धरती पर बहा दूंगा और कभी पीछे नहीं हटूंगा। हो गया काम। दुनिया का नंबर 1 टेक जीनियस अब मेरी रोस्टर में शामिल हो चुका था। मैंने होठों के कोने पर उठती पागल खुशी दबाई और शांत बनने का नाटक किया। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं और यहां बहुत कुछ दोबारा बनाना बाकी है। तुम क्या क्या कर सकते हो? एल्बर्ट की आंखें चमक उठीं। पूरा शरीर आत्मविश्वास से भर गया। पेपर मेकिंग, इंक मेकिंग, सिल्कवॉर्म रियरिंग, वीविंग, आयरन और कॉपर स्मेल्टिंग, ऑयल प्रेसिंग, वाइन मेकिंग, इन सब में काम किया है। अगर लॉर्ड को फायर आर्म्स और कैनन्स चाहिए, तो पर्याप्त मटेरियल्स मिलने पर मैं उन्हें इंप्रूव करके कास्ट भी कर सकता हूं। ओह भाई, ये तो बहुत ही ओपी निकला। एक आदमी पूरा मिलिट्री फैक्ट्री के बराबर था। मैंने तुरंत पहला बड़ा बॉम्ब गिरा दिया। मास्टर एल्बर्ट, क्या तुमने सीमेंट के बारे में सुना है? लाइमस्टोन, क्ले, सैंड और वाटर। सूखने के बाद पत्थर से भी सख्त। एल्बर्ट तुरंत सोच में पड़ गया। क्या ये एंशंट रोमन वॉल्केनिक ऐश कंक्रीट जैसा है? लेकिन उसमें वॉल्केनिक ऐश चाहिए और उसका रेशियो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैंने हाथ हिलाया। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस पानी डालो और मिक्स करो। मैंने उसे रफ रेसिपी बता दी और एग्जैक्ट रेशियोज उस रिसर्च पागल पर छोड़ दिए। लेकिन ये बूढ़ा मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक निकला। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने सिर्फ सीमेंट रिसर्च का काम नहीं लिया, बल्कि ऐसी रिक्वेस्ट कर दी जिससे मेरी खोपड़ी झंझना गई। मेरे लॉर्ड, सुना है शहर में एक दरवाजा है जो सीधे लेजेंडरी हेल में जाता है। मैं खुद वहां जाकर फील्ड इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूं। कृपया अनुमति दें। यह आदमी तो नरक में जाकर साइंटिफिक रिसर्च करने को तैयार था। सच में इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स वाला पागल जीनियस कहलाने लायक था। मैंने तुरंत सिर हिलाकर मंजूरी दे दी। जॉब चेंज पूरा होते ही तुम्हें नीचे गोल्ड माइनिंग पर ले जाऊंगा। उधर मैं खुशी खुशी अपना बेस बिल्ड कर रहा था और दूसरी तरफ आयरन गार्ड सिटी पूरी तरह निराशा की कगार पर पहुंच चुकी थी। शाम। सिटी गार्ड बैरक्स। नाइट कमांडर वोल्फिक अपना थका हुआ शरीर घसीटता हुआ वापस कैंप में पहुंचा। वो उन गिने चुने लोगों में था जिसने खुद हेल डे ट्रिप देखी थी और अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो हर दिन अपने सैनिकों को लेकर पिलेजर्स का पागलों की तरह शिकार करता था। जैसे ही वो बैठा, बारन मॉनरो ने तुरंत उसे बुला भेजा। टेबल पर कुछ बेचारे से वेजिटेरियन डिशेस,
सख्त काली ब्रेड और साफ पानी रखा था। एक सम्मानित लॉर्ड बैरन, लेकिन हालत चर्च के चूहे जैसी गरीब। मॉनरो ने सस्ती एले का कप उठाया। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। वोल्फ्रिक, ये हेरेटिक्स अब हद से ज्यादा हमें दबा रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक उनके उस जंगली भगवान की स्टैचू पुराने चर्च में नहीं रखी जाएगी, तब तक वो 20 गाड़ियां फाइन फ्लावर नहीं देंगे। बताओ, इतना अनाज उन्हें मिला कहां से? उन्होंने जरूर लूटा होगा। वॉल्फ्रिक के हाथ में पकड़ा वुडन कप जोर से कौंप उठा। 20 गाड़ियां फाइन फ्लावर, वाइल्ड गॉड की स्टैचू। उसे अच्छी तरह पता था ये लोग कौन हैं। वॉल्फ्रिक ने कप नीचे रखा, मॉनरो को घूरा और धीमी आवाज में बोला, लॉर्ड बैरन, क्या आपने कभी सोचा कि वो ग्रेन उन्होंने खुद हवा से पैदा किया हो? मॉनरो ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई पागल आदमी सामने बैठा हो। नाइट कमांडर, ज्यादा पी ली है क्या? 3 साल से किंगडम सूखे में जल रहा है। नदियां सूख चुकी हैं। खेती के लिए पानी कहां से आएगा? क्या तुम कहना चाहते हो कि गॉड ऑफ लाइट खुद उतर आया? वोल्फ्रिक अचानक खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। मुझे पता है मेरे लॉर्ड यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यही सच है। अगर भरोसा नहीं तो खुद ओक विलेज जाइए। उस विशाल पत्थर की दीवार को देखिए जो आसमान तक जाती है। मोनरो का चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया। उसे लगा नाइट कमांडर शायद रेबल से मिल चुका है, तभी इतनी बेहुदा बातें कर रहा है। जब सोच ही अलग हो तो आधा वाक्य भी ज्यादा होता है। वॉल्फ्रिक समझ गया कि समझाना बेकार है। उसने सिर्फ हाथ सीने पर रखा और जाने लगा। जाते जाते वो आखिरी बात बोल गया, मेरे लॉर्ड, जहां तक हो सके उनकी शर्तें मान लीजिए। सबसे अच्छा होगा स्टैच्यू को मैं हॉल में ही रख दें। उनके हाथ का ग्रेन आपकी कल्पना से भी परे है। वॉल्फ्रिक की जाती हुई पीठ को देखकर मॉनरो ठंडी हंसी हंसा। फिर वो सीधा पुराने चर्च पहुंचा और परिश प्रीस्ट को बुलाया। फादर, मैंने फैसला कर लिया है। उस वाइल्ड गॉड की स्टैच्यू को मैं हॉल में लाया जाए। प्रीस्ट इतना डर गया कि उसकी बाइबल लगभग हाथ से गिर गई। दोबारा सोचिए, माय लॉर्ड, किसी वाइल्ड गॉड को मैं हॉल में बुलाना। अगर रॉयल कैपिटल को पता चल गया तो आपकी टाइटल नहीं बचेगी। इतिहास की किताबों में आपका नाम बदबू करेगा और आपको हेरेटिक्स की तरह जलाया जाएगा। मॉनरो हाथ पीछे बांधकर चर्च के बाहर सूखी पड़ी धरती को देखने लगा। उसकी आंखों में अटल निर्णय था। मैं आयरन गार्ड सिटी का लॉर्ड हूं। अगर उन 20 गाड़ियों फ्लावर के बदले मेरे शहर के लोग पेट भर खाना खा सकें तो बर्निंग स्टेक पर जाना भी मंजूर है। मॉनरो ने गारंटी पर साइन कर दिए। सारी बदनामी खुद अपने सिर ले ली। और उसी पल मेरी ग्रेन डंपिंग वॉर आधिकारिक तौर पर भूखे शहर में शुरू हो गई। दोपहर, आयरन गार्ड सिटी की स्लम वाली गली। ओल्डविक नाम का एक गरीब मजदूर ठंडी पत्थर की सड़क पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। वो पागलों की तरह सिर झुका झुकाकर विनती कर रहा था, मास्टर मैनेजर, कृपा करके मेरी मजदूरी दे दीजिए। घर पर बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उस मोटे मर्चेंट गिल्ड मैनेजर ने घृणा से हंसते हुए आधी थैली कॉपर कॉइन्स फेंक दी। एडवांस पेमेंट में 30% कटौती। लेना है तो लो, वरना निकलो यहां से। ओल्डविक कौंपते हाथों से उन बेचारगी भरे कॉपर कॉइन्स को पकड़कर ग्रेन शॉप भागा। लेकिन जो ग्रेन मिला वो बेहद कम था, क्योंकि ग्रेन प्राइसेस फिर बढ़ चुकी थीं। जब वो अपनी टूटी फूटी हवा मारती स्ट्रॉ हट में लौटा, चारों हड्डियां निकले बच्चे उम्मीद से उसे देख रहे थे। सबसे छोटा बेटा भूख से रो रहा था। ओल्ड विक ने होंठ इतने जोर से दबाए कि मुंह में खून का स्वाद फैल गया। उसने अपनी थोड़ी बड़ी बेटी की तरफ देखा। उसकी आवाज बुरी तरह कौंप रही थी। चलो, पापा तुम्हें बाहर घुमाने ले चलते हैं। बेटी नहीं रोई। समझदारी से उसने अपने पिता का खुरदुरा हाथ पकड़ लिया। उसे पता था इस बार बाहर जाने का मतलब है उसे लॉर्ड्स मैनर में सर्फ बनाकर बेच दिया जाएगा, ताकि बदले में मिले ग्रेन से उसका छोटा भाई जिंदा रह सके। बाप बेटी सुन्न होकर सड़क पर चलने लगे। चर्च के पास से गुजरते वक्त घंटी की धीमी आवाज गूंजी। ओल्ड विक अचानक रुक गया। उसने चर्च के बगल की सुनसान गली में एक टूटी फूटी दुकान देखी, जिस पर अभी तक साइन बोर्ड भी नहीं लगा था। बाहर गाड़ियां खड़ी थीं और कुछ ताकतवर आदमी बोरे अंदर ले जा रहे थे। दुकान के अंदर फ्लोर से लेकर सीलिंग तक फ्लोर के बोरे लगे हुए थे। ओल्ड विक की नजर दरवाजे पर लगे लकड़ी के बोर्ड पर पड़ी। उसकी आंखें सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं। सांस तक रुक गई। उसने अपनी आंखें रगड़ी। उसे लगा भूख के कारण हालुसिनेशन हो रहा है। बोर्ड पर साफ लिखा था, प्योर व्हाइट रिफाइंड फ्लावर 10 कॉपर कॉइन्स पर पाउंड। इस नरभक्षी अकाल के दौर में यह कीमत प्रैक्टिकली मुफ्त जैसी थी। ओल्ड विक के पैर खुद ब खुद दुकान के अंदर चले गए, उसके साथ उसकी बेटी भी। एक मिलिशिया आदमी जो शॉप असिस्टेंट बनकर खड़ा था मुस्कुराया। कस्टमर, फ्लावर खरीदना है? ओल्ड विक का गला भराया। वो सीलिंग तक लगे फ्लावर के बोरे घूर रहा था। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। आवाज इतनी कौंपी की बदल गई। ये फ्लावर सच में बिक रही है? असिस्टेंट हंस पड़ा। और क्या क्या हम इसे सजावट के लिए रखे हैं? ओल्ड विक ने मुश्किल से थूक निकला। 10 कॉपर कॉइन्स में 1 पाउंड प्यूरे व्हाइट फ्लावर। अगर ये कीमत 10 गुना भी होती
तब भी उसे सस्ता लगता। उसे डर था कि ज्यादा सवाल पूछें और कहीं कीमत बदल जाए। उसने कौंपते हाथों से जेब से आखिरी डजन कॉपर कॉइन्स निकाले। ये उसके परिवार की आखिरी उम्मीद थी। असल में वो पैसे अपनी बेचे जाने वाली बेटी के आखिरी खाने के लिए रखे गए थे। शॉपकीपर, मुझे 1 पाउंड चाहिए। उसने दोनों हाथों में 10 कॉपर कॉइन्स पकड़कर आगे बढ़ाए। दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। कोई दिक्कत नहीं। असिस्टेंट फुर्ती से फ्लावर तौला, पैक किया और उसके हाथ में दे दिया। अपना फ्लावर संभाल कर रखिए। सच में 1 पूरा पाउंड प्योर व्हाइट फ्लावर। उस भारी वजन को महसूस करते ही ओल्डविक की आंखें लाल हो गईं। पागलों की तरह उसने बाकी सारे कॉइन्स भी काउंटर पर पटक दिए। ये सब भी फ्लावर में दे दो। क्या क्या मिल सकता है? हाँ, जितना खरीदना है खरीदो। कुछ पाउंड्स फ्लावर मिलने के बाद ओल्डविक धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। वो असिस्टेंट के सामने पागलों की तरह क्रॉस बनाने लगा, लेकिन असिस्टेंट ने उसे पकड़ लिया और काउंटर के पीछे लाल कपड़े से ढकी स्टैचू की तरफ इशारा किया। मुझे मत धन्यवाद दो। ये सारा फ्लावर लॉर्ड सिलस की देन है। अगर धन्यवाद देना है तो होली अपोस्टल को दो। होली अपोस्टल, धन्यवाद। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। ये गरीब इंसान लॉर्ड सिलस की हमेशा पूजा करेगा। ओल्डविक बार बार पत्थर की जमीन पर सिर मारने लगा। उसका माथा खून से लाल हो गया। वो फ्लावर को सीने से लगाए लड़खड़ाता हुआ गली से बाहर निकला। सड़क के मोड़ पर उसकी हड्डियां निकली। बड़ी बेटी ने कपड़ों का कोना पकड़ा। धीरे से पूछा, पापा, अब मुझे मैनर में बेचा नहीं जाएगा? ओल्डविक की नाक जलने लगी। उसने बेटी को कसकर गले लगा लिया। आंसू लगातार बह रहे थे। नहीं पापा, तुम्हें नहीं बेचेंगे। मर जाऊंगा लेकिन नहीं बेचूंगा। चलो घर चलते हैं, खाना खाते हैं। उस रात ओल्डविक के टूटे हुए घर से बहुत समय बाद हंसी की आवाज आई। व्हाइट फ्लावर पेस्ट बर्तन में उबल रही थी। भूखे बच्चे अपने वुडन बॉल्स पकड़कर टूट पड़े। ओल्डविक ने लाल आंखों से पूरे परिवार के लिए एक नियम बना दिया। आज से विक परिवार सिर्फ एक भगवान को मानेगा, सेंट सीलस। उधर आयरन गार्ड सिटी के फिन मैनर में मोनोपोली मर्चेंट गिल्ड का मुखिया सर फिन वेलवेट सोफा पर आराम से लेटा था। एक मैड उसका सिर दबा रही थी। तभी उसका भरोसेमंद आदमी भागता हुआ अंदर आया। मेरे लॉर्ड, शहर में नई फ्लावर शॉप खुली है। सिर्फ 10 कॉपर कॉइन्स पर पाउंड बेच रही है। शहर के सारे गरीब लोग टूट पड़े हैं। 10 कॉपर कॉइन्स। फिन तुरंत उठ बैठा। गलत सुना होगा। उस दुकान का बैकग्राउंड क्या है? पूरी जांच की। उसे ओक विलेज के रेबल पिलेजर्स चला रहे हैं ना। वो किसी फेसलेस हेरेटिक गॉड को मानते हैं जिसका नाम लॉर्ड सिलस है। ये सुनते ही फिन सब समझ गया। वो फिर सोफा पर टिक गया और पागलों की तरह हंसने लगा। मैं सोच रहा था कौन सा भगवान है। निकले बस कुछ दिमागहीन हेरेटिक्स। लोगों का दिल खरीदने के लिए घाटे में फ्लावर बेच रहे हैं। क्या उन्हें लगता है इतना सा लूटा हुआ ग्रेन पूरे शहर को खिला देगा? अचानक फिन की आंखें खतरनाक हो गईं। उसके दिमाग का अबैकस तेजी से चलने लगा। 10 कॉपर कॉइन्स पर पाउंड, एक बैरल फ्लावर 2 सिल्वर कॉइन से भी कम में। इस सूखे के दौर में अगर हम ये सारा सस्ता फ्लावर खरीदकर स्टॉक कर लें तो रेबल्स का ग्रेन खत्म होते ही कीमतें दर्जनों गुना बढ़ जाएंगी। धड़ाम। फिन ने टेबल पर हाथ मारा और आदेश दिया, अपने लोगों को आम जनता में मिला दो। जरूरत पड़े तो बाइंग प्राइस 20% बढ़ाओ। डबल तक कर दो। उनके पास जितना फ्लावर है सब खरीद लो। और आज से हमारे नीचे काम करने वाले मजदूरों की वेजेस में 30% कटौती। जो शिकायत करे उसे भगा दो। गरीबों की जेब निचोड़ो, फिर मेरा ग्रेन भी निकल जाओ। सच में खून चूसने वाला कैपिटलिस्ट कॉम्बो था। दुर्भाग्य बस इतना था कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया था। उधर डॉन स्कीप के बाहर झील किनारे आराम से घास पर बैठा फिशिंग रॉड डालकर मछली पकड़ रहा था। एल्विन पीछे खड़ा आयरन गार्ड सिटी में फिन की हरकतों की रिपोर्ट दे रहा था। लॉर्ड सीलस, वो मर्चेंट गिल्ड वाले पागल कुत्तों की तरह बिहेव कर रहे हैं। हमारा भेजा फ्लावर आम लोगों ने जितना जरूरत के लिए खरीदा, उसके अलावा बाकी सब अमीर लोगों ने ऊंची कीमत देकर खरीद लिया और वेयरहाउसेस में छिपा दिया। मैं झील में तैरते बॉबर को घूरता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। मेरे साथ दामों की लड़ाई करना चाहते हैं। मेरे सामान के भंडार को खाली करने चले हैं। मेरे पास रखा वो विशाल संदूक जिसमें गेहूं के हजारों नहीं बल्कि लाखों गट्ठर भरे थे। अगर पूरा शहर 100 साल तक लगातार खाता रहे तब भी वो खत्म नहीं होने वाला था। बस एक बीज बो, थोड़ा बोन मील डालो और 7 सेकंड में नई फसल तैयार। उन्हें अनाज जमा करने का इतना शौक है। मैंने मछली पकड़ने वाली छड़ी खींची, फिर एल्विन की तरफ देखा। मेरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। तो ठीक है, उनकी यही इच्छा पूरी करते हैं। मेरे निजी गोदाम का 30% अनाज निकालो और इतना बेचो कि उनकी जेबें खाली हो जाएं। मैं उनके हाथ का एक एक चांदी का सिक्का निकाल लेना चाहता हूं। एल्विन थोड़ा परेशान हुआ। लेकिन मेरे मालिक, वो लोग खुलकर खरीद रहे हैं। क्या हम सीधा बाजार नहीं गिरा सकते? नहीं। मैंने उंगली हिलाई। सीधे बाजार नहीं गिराएंगे। आज से कमी का खेल शुरू होगा। अब हर आदमी नहीं, हर घर के हिसाब से अनाज मिलेगा। जितना मुश्किल होगा खरीदना, उतना ही उन्हें लगेगा कि अनाज खत्म होने वाला है और उतनी तेजी से वो अपने बर्तन बेचेंगे।
अपना लोहा बेचेंगे, सिर्फ आटा जमा करने के लिए। फिर जब ये लालची व्यापारी अपनी पूरी दौलत आटे के ढेर में बदल देंगे और बाद में समझेंगे कि इस शहर में उस आटे को महंगे दाम पर बेच ही नहीं सकते, तब उनके चेहरे देखने लायक होंगे। और जो चांदी के सिक्के हम उनसे निकालेंगे, उसी से मैं सड़क बनाने वाले मजदूरों को मजदूरी दूंगा। ये अजीब आर्थिक जंग की योजना समझाकर मैं लोहार की तरफ चल पड़ा। अब अगली तैयारी करनी थी। सर्दियों का बड़ा त्योहार आने वाला था और बारूद के बिना आतिशबाजी कैसी। मुझे नेदर जाकर कुछ घस्ट मारने थे। जैसे ही मैं नेदर पोर्टल के पास पहुंचा, आल्बर्ट पहले से वहां खड़ा था। उसने स्कॉलर वाली टोपी पहन रखी थी और पोर्टल के नीचे निकले ऑब्सिडियन के टुकड़े को ध्यान से देख रहा था। मास्टर एल्बर्ट, उस टूटे पत्थर को घूरना बंद करो। मैं आगे बढ़ा, अपने भंडार से चमकता हुआ एन्चेंटेड डायमंड आर्मर निकाला और उसकी तरफ उछाल दिया। ऑल्बर्ट ने उसे मुश्किल से पकड़ा। मेरी बात मानकर उसने मन ही मन इस्तेमाल कहा। अगले ही पल भारी डायमंड आर्मर सीधे उसके शरीर में समा गया और पूरी तरह गायब हो गया। ऑल्बर्ट हैरान रह गया। उसने अपनी बांह छुई, फिर जमीन से एक नुकीला पत्थर उठाया और अपनी हथेली पर पूरी ताकत से मारा। चटाक! पत्थर वहीं टूट गया, लेकिन उसकी हथेली पर खरोंच तक नहीं आई। ना तलवार असर करती है, ना भाला, और वजन पंख जैसा हल्का। अल्बर्ट ने गहरी सांस ली। लॉर्ड सिलास, क्या इस दिव्य कवच की कोई सीमा नहीं है? मैंने उसे लकड़ी की ढाल पकड़ाई। यह सिर्फ मेरी हद के अंदर काम करता है। जैसे ही तुम सीमा के बाहर जाओगे, यह कवच जमीन पर गिर जाएगा। चलो, मेरे पास ही रहना। नरक का लावा अंधा नहीं होता। बैंगनी रोशनी फिर मरोड़ी। शरीर की हल्की हालत खत्म हुई और हम नेदर में पहुंच गए। तेज गर्मी और गंधक की जलती बदबू सीधे चेहरे से टकराई। लेकिन एल्बर्ट विलेजर्स की तरह डरकर जमीन पर नहीं गिरा। विलेजर की सुरक्षा उसे बचा रही थी। उसे बस हल्की घुटन महसूस हुई। लावा के समुद्र के ऊपर बने पतले पत्थर के रास्ते पर खड़े होकर नीचे उबलते आग के समंदर और चारों तरफ फैले गहरे लाल नेदरक को घूरने लगा। अचानक वो आगे बढ़ा और किनारे से एक टुकड़ा पकड़कर दबाया। ये नरम है, गर्म भी, और इसके अंदर हल्की धड़कन जैसी। एल्बर्ट तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें कांप रही थीं। लॉर्ड सिलास, ये लाल पत्थर जहां तक नजर जाती है मुझे मांस और खून जैसे लगते हैं, और हमारे नीचे ये आग का समुद्र, उबलते खून जैसा। क्या ये पूरा नरक किसी प्राचीन दैत्य का अंदरूनी हिस्सा हो सकता है? मैं एक पल के लिए चुप रह गया। सच कहूं, खेल बनाने वालों ने भी इतना गहरा किस्सा नहीं सोचा होगा। लेकिन ध्यान से देखो तो नेथरैक सच में मांस के टुकड़ों जैसा ही लगता था। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। हो सकता है। चलो, आगे बढ़ते हैं। हम उस पतले रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ आग का अंतहीन समुद्र था। कुछ देर बाद एल्बर्ट अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली। लॉर्ड सिलस, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो बस एक ठुकराया हुआ स्कॉलर हूं। चर्च मुझे ढूंढ रहा है। लोग मेरी पढ़ाई को बेकार खेल समझते हैं। फिर आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मैं रुक गया और पीछे मुड़कर उसे देखा। क्योंकि तुम इतिहास में जिंदा रहे। मैं मुस्कुराया। तुम्हारी किताब इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स सैकड़ों साल बाद भी अनमोल मानी जाएगी, और तुम्हारा नाम हर स्कॉलर की किताब में लिखा होगा। एल्बर्ट का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखें पूरी खुल गईं। इतिहास में अमर होना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। लेकिन उसके खुश होने से पहले ही मैंने सच्चाई बता दी। दुर्भाग्य से भविष्य के शासकों ने तुम्हारी किताब की ज्यादा कद्र नहीं की। भविष्य के शासक। एल्बर्ट ने तुरंत ये शब्द पकड़ लिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रोलन किंगडम खत्म हो गया। हाँ, लगभग 10 साल बाद। मैंने धीमी सांस छोड़ी। राजा खुद को महल में फांसी लगा लेता है। उत्तर के बर्बर कबीले दीवार तोड़कर अंदर घुस आते हैं और पूरा राज्य डूब जाता है। दक्षिण के रईस आपस में लड़ते रहते हैं और आखिर में सब अंदर से सड़ जाता है। एल्बर्ट पर जैसे बिजली गिर गई। वो लड़खड़ाया, लगभग लावा में गिर ही गया था। उसने अपनी ढाल कसकर पकड़ ली। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन उत्तर की विशाल दीवार, बर्बर लोग उसे पार कैसे कर पाए? उन्हें उनके अपने लोगों ने अंदर आने दिया। अल्बर्ट पूरी तरह चुप हो गया। उसका दिमाग तेजी से सब जोड़ रहा था। राज्य का पतन, बर्बरों का हमला, और उसके सामने खड़ा ये युवा मालिक जिसके पास अनंत अनाज था, जो नरक के दरवाजे खोल सकता था, जो आने वाले सैकड़ों सालों का इतिहास जानता था। या अचानक अल्बर्ट के मन में एक पागल ख्याल फट पड़ा। सब समझ में आ गया। लॉर्ड सिलास कोई साधारण इंसान नहीं था। वो भविष्य से आया हुआ देवता था, जो समय को उल्टा पार करके इस अंधेरे युग में लौटा था। जमीन लेना, शहर बसाना, अनाज जमा करना, एल्बर्ट जैसे लोगों को अपने साथ जोड़ना, ये सब किस्मत बदलने के लिए था। राज्य के विनाश को रोकने के लिए। एल्बर्ट की आंखें लाल हो गईं। वो जोर से एक घुटने पर बैठ गया।
उसकी आवाज भावनाओं से भर चुकी थी। अगर मेरे लॉर्ड आसमान और धरती बदलना चाहते हैं तो मैं एल्बर्ट आपके हाथ की सबसे तेज तलवार बनूंगा। उसे खुद अपनी बातों पर पूरा यकीन हो चुका था। मैंने संतोष से सिर हिलाया। अब ठीक है, यही जागना चाहिए एक असली महान आदमी को। उठो, आगे सोल सैंड वैली आने वाली है। धुंध को पार करते ही सामने घाटी में जलती नीली आत्मा वाली आग चमकने लगी। भूरे सोल सैंड के ऊपर अनगिनत टेढ़े मेढ़े दर्द भरे चेहरे चुपचाप तड़प रहे थे। इतना डरावना नजारा देखकर भी एल्बर्ट का ज्ञान पाने का जुनून उसके डर से बड़ा निकला। लॉर्ड सिलस, ये भटकती आत्माएं, मैं कोशिश करना चाहता हूं कि क्या इनसे बात की जा सकती है। बात? मैं हैरान रह गया। ये कोई कहानी वाले जीव नहीं है, ये तो बस नियमों से चलने वाले जादुई टुकड़े हैं। लेकिन मैं उसे रोक पाता उससे पहले ही वो पागल बूढ़ा सीधे सोल सैंड पर चढ़ गया। फिर उसने मन ही मन आदेश दिया और उसके सिर पर मौजूद विलेजर वाली टोपी गायब हो गई। जैसे ही उसकी विलेजर पहचान हट गई, नेदर के भयानक नियम पहाड़ की तरह उस पर टूट पड़े। हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा सीधे उसके शरीर में घुस गई। उसके होंठ देखते देखते नीले पड़ने लगे। सैकड़ों, हजारों सूखे सफेद हाथ सोल सैंड के अंदर से निकल आए। उन्होंने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे नीचे खींचने लगे। ठन ठन। एल्बर्ट पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाया। उसकी आधी टांगें रेत में धंस चुकी थीं। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। अब उसे सच में समझ आया कि नियमों से बाहर गिरने वाली मौत कितनी डरावनी होती है। जैसे ही वो हमेशा के अंधेरे में घसीटा जाने वाला था, उसने पूरी ताकत से अपनी टोपी फिर से पहन ली। एक पल में विलेजर की सुरक्षा वापस आ गई। वो सारे भूतिया हाथ ऐसे पीछे हटे जैसे किसी पवित्र चीज को छू लिया हो। एक झटके में सब फिर सोल सैंड के अंदर गायब हो गए। पूरा पसीने में भीगा एल्बर्ट पत्थर पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। मैं चिढ़कर उसके पास गया और 2 गोल्डन कैरेट्स उसके हाथ में ठोंस दिए। खा लो, जल्दी अपनी जान वापस भरो। गोल्डन कैरेट्स खाने के बाद उसके चेहरे में फिर रंग लौट आया। उसने माथे का पसीना पोंछा, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं और ज्यादा पागलपन था। जिंदगी और मौत की सीमा खुद देखकर अब उसे मेरे नियमों पर जरा भी शक नहीं रहा। लॉर्ड सीलस, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। वो उठा, अपने कपड़े झाड़े और फिर सीधा खड़ा हो गया। ठीक है, मैंने आसमान की तरफ इशारा किया। वो सफेद उड़ता हुआ जीव दिख रहा है? मैंने अपना जादुई धनुष निकाला, जिस पर ताकत बढ़ाने वाला जादू लगा था। फिर आसमान में उड़ते घस्ट पर निशाना साधा। देखो, मेरा निशाना ठीक है या नहीं? एल्बर्ट ने मेरा तरीका देखा और तुरंत सख्त उस्ताद बन गया। लॉर्ड सिलास, आपकी पकड़ गलत है। कलाई को ढीला रखिए, कंधे आराम में, शरीर सीधा, ताकत बराबर लगाइए, धनुष संभालिए, तीर शांत होकर चढ़ाइए। एक हाथ आगे, दूसरा पीछे, पूरी ताकत से डोरी खींचिए। मैंने उसकी बात मानकर अपना तरीका सुधारा, लेकिन खिलाड़ी होने की वजह से मुझे धनुष खींचने में जरा भी थकान नहीं होती थी। मेरी ताकत बिल्कुल स्थिर थी। छोड़िए, शूनी। पहला तीर घस्त की लटकती टांगों को छूता हुआ निकल गया। घस्त तुरंत घूम गया और कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। शूनी, शूनी, शूनी। जैसे ही हाथों को आदत पड़ गई और जादुई ताकत का असर जुड़ा, मेरा निशाना डरावना होता गया। सीधा सिर पर वार। वो विशाल घस्त हवा में फट गया। धुएं का बादल बना और नीचे बारूद और आंसू जैसी चीजें बरसने लगीं। मैंने नेधर में पूरे 3 गट्ठर तीर चला दिए। आधा गट्ठर बारूद जमा कर लिया। फिर जब मन भर गया, तब जाकर धनुष वापस रखा। चलो, अब घर चलकर आतिशबाजी बनाते हैं। हम पोर्टल पार करके फिर असली दुनिया में लौट आए। बाहर एल्विन मेरा इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में हिसाब की किताब थी। मेरे मालिक, आयरन गार्ड सिटी से बहुत सारा चूना पत्थर और मिट्टी निकलवा ली गई है। एल्विन मुस्कान छिपा नहीं पा रहा था। और शहर के अमीर व्यापारी पागल हो चुके हैं। उन्होंने सिर्फ हमारा आटा जमा नहीं किया, अब ऊन भी खरीद खरीद कर जमा कर रहे हैं। मैं ठंडी हैंसी हैंसा। बहुत अच्छा, उनके पास पैसा है, मेरे पास अनाज। अब देखते हैं पहले कौन फटता है। दृश्य बदलता है। आयरन गार्ड सिटी, फिन का महल। व्यापारियों का सरदार फिन गाड़ियों पर गाड़ियों भरकर आता आटा देख रहा था और इतना हैंस रहा था कि उसके चेहरे की चर्बी हिल रही थी। जल्दी, सब अंदर रखो, ध्यान से नीचे उतारो। उसका भरोसेमंद आदमी पसीने में भीगा हुआ दौड़ता आया। मेरे मालिक, पूरब, पश्चिम और दक्षिण के सारे गोदाम भर चुके हैं। शहर में जहां बारिश रुक सकती थी, हर जगह बाकी व्यापारियों ने किराए पर ले ली है। जगह नहीं बची। फिन ने हाथ लहराया। तो यहीं आंगन में लगा दो। वो सामने लगे आटे के पहाड़ों को ऐसे देख रहा था जैसे सोने चांदी के ढेर हों। वो अपनी मखमली कुर्सी पर बैठा, शराब का प्याला उठाया और पागलों की तरह हैंस पड़ा। ये बेवकूफ धर्म विरोधी लूटा हुआ अनाज सस्ते में बेचकर लोगों का दिल खरीदना चाहते हैं। मैं इन्हें कंगाल करके छोड़ूंगा जिस दिन इनका अनाज खत्म होगा।
तब देखूंगा जनता को कैसे संभालते हैं। फिन इतना हंसा कि कुर्सी पर आगे पीछे झूलने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आटे को खरीदने में वो अपनी दौलत डुबो रहा है, वो मेरे लिए 7 सेकंड में उगने वाली साधारण फसल थी। उधर फिन अपने आटे के पहाड़ देखकर खुद को शहर का मालिक समझ रहा था, और इधर डॉन्स कीप की दीवारों पर मैं एल्बर्ट द्वारा बनाया पहला सीमेंट हाथ में लिए खड़ा था। मैंने आयरन गार्ड सिटी जाने वाली कच्ची सड़क की तरफ देखा। जब व्यापारियों ने सड़क का पैसा खुद दे ही दिया है, तो पूरी सेना निकालो और इस नए सीमेंट से सीधी सड़क बनाओ जो सीधे आयरन गार्ड सिटी तक जाए। सर्दियों के त्योहार से 3 दिन पहले डॉन्स कीप आर्थर अभी अभी मेरे लिए नया मखमली चोगा लाया था। मैंने साल भर पुराने कपड़े बदले और आधा चेहरा ढकने वाला लकड़ी का मुखौटा पहन लिया। फिर कौन से के आईने में खुद को देखा। कमाल, भेष बिल्कुल सही है। अब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। आज मैं आराम से बाजार घूमना चाहता था। मैंने पहले ही एल्विन को आदेश दे दिया था कि आज शहर का हर बड़ा आदमी मुखौटा पहनेगा। जब सबने मुखौटे पहने हों तो मैं अलग नहीं दिखूंगा। वैसे भी असल दुनिया में कौन किसी को गौर से देखता है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। मैंने आर्थर के कंधे पर हाथ रखा और उसे परिवार के पास भेज दिया। फिर अकेला बाजार की तरफ निकल पड़ा। पूरा बाजार आवाजों से भरा हुआ था। हर तरफ दुकानदार चिल्ला रहे थे। मैं सीधा शहद में भुने सेब बेचने वाले ठेले पर पहुंचा। 4 तांबे के सिक्के दिए, एक सींग खरीदी और पहला कौर लिया। मिठास पूरे मुंह में फैल गई। हर कुछ कदम पर मुझे कोई ना कोई मुखौटा पहने आदमी दिख जाता था, लेकिन किसी ने भी मुझे दूसरी बार मुड़कर नहीं देखा। मैं चलते चलते ताबीज और धार्मिक तस्वीरें बेचने वाली दुकान के सामने रुक गया। नीचे नजर पड़ी और मैं वहीं जम गया। उस तस्वीर में एक सफेद चौकोर शरीर वाला विशाल जीव बना था। बड़ी नाक, पूरे शरीर पर बेलें उगी हुई। हे भगवान, तस्वीर थी वही बड़ा भोला दानव। दुकानदार ने मुझे घूरते देखा तो तुरंत बेचने लगा। साहब, ये टाइटन देवता की तस्वीर है, घर की रक्षा के लिए सबसे ताकतवर। इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज यही है। उसकी बातें सुनकर मैं बस सिर हिलाता रह गया। सच कहूं तो टाइटन का वो भोला चेहरा अपने दरवाजे पर टांगना बड़ा अजीब लगता। आखिर में मैंने पैसे निकालकर पुराने वीर योद्धाओं रोलैंड और गालाहड की तस्वीरें खरीद लीं। पैसे लेने के बाद भी दुकानदार बाज नहीं आया। वो मुझे लॉर्ड सिलास की मछली पकड़ते हुए तस्वीर बेचने लगा। कहने लगा, धार्मिक तस्वीर खरीदो तो पूजा वाली मोमबत्ती मुफ्त मिलेगी। ये सुनते ही मैंने जल्दी से हाथ हिलाया और वहां से निकल गया, क्योंकि उस तस्वीर की कल्पना करना भी मेरे लिए बहुत शर्मनाक था। साल के आखिरी त्योहार का सामान खरीदने के बाद मैं सीधा चरागाह की तरफ निकल गया। दूर घास के मैदानों में गायें, भेड़ें, मुर्गियां और घोड़े पूरे इलाके में फैले हुए थे। जो 2 गायें और 2 भेड़ें मैं शुरू में लाया था, एक साल में उनकी गिनती हजारों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन मुर्गियां तो उससे भी ज्यादा पागल थीं। जमीन पर इतने अंडे पड़े थे कि उन्हें उठाना भी मुश्किल था। मैंने मुखौटा उतारा और अपने पुराने कपड़े पहन लिए। कसाई दल के लोगों ने मुझे तुरंत पहचान लिया। वो भागते हुए आए और हाथ सीने पर रखकर झुक गए। 2 गायें इधर लाओ। मैंने हाथ घुमाया और लकड़ी की बाड़ बनाकर गायों को बीच में बंद कर दिया। फिर अपने भंडार से बैंगनी चमक वाली लोहे की तलवार निकाली। ये वही लोहे की तलवार थी जिस पर लूट बढ़ाने वाला जादू लगा था। मेरी ताकत अभी इतनी नहीं थी और विलेजर्स हीरे की तलवार उठा नहीं सकते थे, इसलिए फिलहाल लोहे की तलवारों पर ही जादू करना पड़ रहा था। कसाई बक ने तलवार पकड़ी और 4 वार में गाय गिरा दी। धप्पक, जमीन पर चमड़ा और 5 कच्चे मांस के टुकड़े गिर पड़े। कमाल, मतलब जादुई असर विलेजर्स के हाथ में भी पूरी तरह काम कर रहा था, और इस जादू ने सामान गिरने की सीमा भी तोड़ दी थी। अब चमड़े के कपड़े और जूते बनाने की रफ्तार कई गुना बढ़ने वाली थी। मेरी सेना को चमड़े की टोपियां और जूते बहुत जरूरी थे। मैंने अपने भंडार की सारी जादुई लोहे की तलवारें निकालकर बांट दी और सख्त आवाज में कहा, आज से जब भी जानवर काटो, इन्हीं तलवारों का इस्तेमाल होगा। अकाल वाले साल का आखिरी दिन, सर्दियों के बड़े मेले की रात। डॉन्सकीप की गलियां मशालों और रंग बिरंगे झंडों से सजी हुई थीं। हर तरफ रोशनी थी। हजारों लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। सबने नए कपड़े पहने हुए थे। हर चेहरे पर मुस्कान थी। पेट भरे हुए, गर्म कपड़े, लोग कोई सपना जी रहे हों। मेरे घर के सामने हवा में झूलती लालटेनें लगी थीं। दरवाजे पर ओक की लकड़ी की सजावट और रात की तस्वीरें टंगी थीं। मैं अपनी बिल्ली ड्रीम को गोद में लेकर कुर्सी पर बैठा था और पूरा दूध का बाल्टी पी गया। हर त्योहार इंसान को घर की याद दिलाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सचमुच किसी दूसरी दुनिया के अंधेरे मध्यकाल में आ गिरूंगा। धम, 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 जानी पहचानी भूकंप जैसी चाल की आवाज आई। टाइटन का विशाल शरीर मेरे सामने आकर रुक गया। वो बोल नहीं सकता था, बस उसने दूर शहर की तरफ इशारा किया, फिर मेरे घर की तरफ, और आखिर में मेरे सिर पर हल्की थपकी दी। धन्यवाद, टाइटन। मैंने उसके लोहे जैसे कंधे पर हाथ मारा। वो चुपचाप मेरे पास बैठ गया। त्योहार के बाद मैं टाइटन को पढ़ाने भेजने वाला था। आयरन गोलम थोड़े भोले होते हैं, लेकिन उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। मैं देखना चाहता था कि क्या उसे न्यायाधीश बनाया जा सकता है। विलेजर्स में झगड़े तो होते ही रहते हैं। अगर कोई पूरी तरह निष्पक्ष गोलम फैसला करे तो सबसे सही न्याय होगा।
मैंने चांदी के सिक्कों की थैली निकाली और उसे साल के तोहफे के तौर पर दे दी। आखिर वो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ था। मैं घास पर लेटकर शरीर सीधा ही कर रहा था कि आर्थर हाँफता हुआ भागता आया। मेरे मालिक, एल्विन ने ये आपको देने को कहा है। उसने हाथ में पकड़ा लाल कपड़ा खोला। अंदर बेहद खूबसूरत मखमली चोगा था, जिस पर सोने चांदी के धागों से कढ़ाई की गई थी। फिर उसने शर्माते हुए एक लकड़ी की छोटी मूर्ति भी मुझे दी। मैंने लालटेन की रोशनी में उसे देखा। वो इंसान की छोटी मूर्ति थी। काम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, आंखें भी बराबर नहीं बनी थीं, लेकिन एक नजर में समझ आ गया कि उसने मुझे बनाया है। ये तुमने खुद बनाई? मैंने पूछा। आर्थर ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। वो लड़का आमतौर पर बहुत अनाड़ी था। मतलब उसने इस चीज पर सच में बहुत मेहनत की थी। बुरा नहीं है, संभाल कर रखने लायक है। मैंने उसे अपने भंडार में रख लिया। फिर एक बैंगनी चमक वाला लकड़ी का धनुष निकाला और आर्थर को दे दिया। लो, इस पर ताकत और अनंत तीर का जादू है। अब ये तुम्हारे भरोसे। जब तक तुम्हारे पास एक तीर रहेगा, तुम हवा से अनगिनत तीर चला सकते हो। आर्थर खुशी से कांप उठा। उसने धनुष पकड़ा, खाली डोरी खींची, और अचानक हवा से एक तीर पैदा हो गया। शूमी, तीर रात के आसमान में उड़ गया। अगले ही पल, धड़ाम, आसमान में आतिशबाजी फट पड़ी। लाल और नीली रोशनी रात में फैल गई। त्योहार मुबारक, पूरा डॉन स्कीप खुशी से गूंज उठा। हजारों लोग आतिशबाजी के नीचे लॉर्ड सिलस का नाम चिल्लाने लगे। पुराने साल की सारी तकलीफें जैसे धुएं बनकर उड़ गईं। त्योहार खत्म हुआ। खुशियों का शोर धीरे धीरे शांत पड़ा और सब फिर अपने काम पर लौट गए। मैं सिल्क टच वाले लोहे के कुदाल के साथ नदी किनारे खड़ा था। इस छोटी बर्फीली उम्र की ठंड बहुत भयानक थी। नदी पूरी तरह मोटी बर्फ में बदल चुकी थी। मैंने कुदाल घुमाई और बर्फ का एक टुकड़ा तोड़ दिया। तुरंत पूरा बर्फ का चौकोर टुकड़ा मेरे भंडार में आ गिरा। कमाल, मुझे यही चाहिए था। मैंने वो कुदालें राजमिस्त्रियों को दे दी और उन्हें सिर्फ बर्फ निकालने का काम सौंप दिया। तभी एल्विन दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में धूल भरा सलेटी रंग का पत्थर था। मेरे मालिक, मास्टर एल्बर्ट ने सीमेंट बना लिया। मैंने उस सख्त ईंट को देखा और मेरे होंठ खुशी से ऊपर उठ गए। बहुत बढ़िया, अब राहत का काम शुरू किया जा सकता है। लोगों को आयरन गार्ड सिटी भेजो और सड़क बनाना तुरंत शुरू करो। एल्विन ने सिर हिलाया। फिर यूं ही बोला, वैसे शहर के अमीर व्यापारी अब डरने लगे हैं। वो हमारा आटा खरीद खरीद कर लगभग कंगाल हो चुके हैं। मैं हंसा। ये लालची व्यापारी अभी भी सपने देख रहे हैं। क्या हमारा आटा लगभग खत्म नहीं होने वाला? तो दुकान पर नया बोर्ड टोंक दो, सीमित खरीद। उधर आयरन गार्ड सिटी की उस बिना नाम वाली दुकान के बाहर में खड़े गरीब लोग घबराए हुए थे। दरवाजे पर नया बोर्ड टंगा गया था। 10 तांबे के सिक्के प्रति पाउंड, हर आदमी के लिए सीमित मात्रा। गरीब लोग पूरी तरह घबरा गए। उन्हें पहले से डर था कि इतना सस्ता आटा एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन किसे पता था वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। ये खबर सुनते ही बैरन मॉनरो खुद दौड़ता हुआ दुकान में घुस आया। उसने सीधे दुकान संभाल रहे मिलिशिया आदमी से कहा, क्या सच में आटा खत्म होने वाला है? बाकी बचा हुआ मुझे दे दो, मैं खुद बेचूंगा। कम से कम वो अमीर व्यापारियों के हाथ तो नहीं लगेगा। लेकिन मिलिशिया वालों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधा मना कर दिया। मॉनरो गुस्से से कांप उठा। उसने बाहर लाइन में खड़े व्यापारियों के नौकरों की तरफ उंगली दिखाकर गाली दी। तुम जानते हो ना, ये सब अमीर व्यापारियों के नौकर हैं। जैसे ही तुम्हारा आटा खत्म होगा, ये लोग उसी आटे को कई गुना दाम पर बेचेंगे। लेकिन मिलिशिया वाला बिल्कुल शांत रहा। उसने धीरे से जवाब दिया, हमारे पास सच में बहुत कम बचा है, इसीलिए खरीदने की सीमा लगाई गई है। बेच तो सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा। मॉनरो का दिमाग पूरी तरह घूम गया। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। ये पूरा नजारा गली के कोने में छिपा फिन साफ देख रहा था। उत्साह में उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो आसमान की तरफ देखकर पागलों की तरह हंस पड़ा। जब वो अपने महल के आंगन में लौटा और आधा ढक चुके आटे के ढेर देखे, तो उस दिल खुशी से भर गया। पिछले कई महीनों में इस सारा आटा खरीदने के लिए उसने अपने खजाने के लगभग सारे चांदी के सिक्के निकाल दिए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो डर में जी रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ये आटा कभी खत्म ही ना हो। लेकिन अब बागियों का भंडार आखिर खाली होने लगा था। वो तुरंत मुड़ा और अपने भरोसेमंद आदमी से बोला, फौरन बाहर जाओ और आटा खरीदो। 3 गुना दाम तक भी मिले तो सब खरीद लेना। उसका आदमी झिझक गया। मालिक, खजाने में अब सिर्फ 1000 के आसपास चांदी के सिक्के बचे हैं। फिन एक पल को अटक गया। फिर उसने अपनी खूबसूरत पत्नी की तरफ देखा। अगर सिक्के कम पड़ रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा आटा शहर के बाहर ले जाकर महंगे दाम पर बेच दें। उसकी पत्नी हंस पड़ी। उसने उंगली से फिन का माथा ठोंका। क्या बुखार में दिमाग पिघल गया है? शहर के बाहर हर तरफ लुटेरे घूम रहे हैं। तुम्हारे थोड़े से पहरेदार उस आटे को बचाएंगे। बाकी बड़े व्यापारी आज ही चोरी छिपे अनाज बाहर भेज चुके हैं। बस तमाशा देखो। और सच में, जब फिन दोपहर को लायन टावर्न में खाना खा रहा था, तभी उसने उन व्यापारियों को सीढ़ियों से गिरते पड़ते नीचे आते देखा। उनका सारा अनाज लूट लिया गया था। उधर शहर के बाहर जंगलों में अधीन काम करने वाले पिलेजर्स आराम से सफेद रोटी खा रहे थे।
उनके पैरों में चमड़े के जूते थे, हाथों में लकड़ी की तलवारें और जेबों मेरी दी हुई कुकीज भरी थीं। ये कुकीज किसी जादुई दवा से कम नहीं थीं। बस एक टुकड़ा खाओ और ताकत वापस। दूर से व्यापारियों की गाड़ियां दिखाई दीं तो उनका सरदार गार खुशी से अपनी जांघ पर हाथ मारकर बोला, भाइयों काम आ गया। लूटपाट तो उनका पुराना धंधा था। कुछ ही डंडों के बाद पूरा काफिला जमीन पर पड़ा था और सारा अनाज सीधे डॉन्स की वापस ले जाया गया। शहर में यह खबर सुनकर फिन ने डर से सीना पकड़ लिया। वो शुक्र मना रहा था कि उसने अपना आटा बाहर नहीं भेजा, लेकिन उसे क्या पता था, जब तक वो आयरन गार्ड सिटी में रहेगा उसका पैसा आखिरकार मेरी जेब में ही आएगा। दृश्य बदलता है। डॉन्स कीप का सैनिक अभ्यास मैदान। 400 सैनिक एकदम सीधी कतारों में खड़े थे। उनके शरीर से मार डालने वाली ताकत झलक रही थी। असीम मांस और अंडों की वजह से ये लोग अब पूरी तरह बदल चुके थे। हर आदमी चौड़े कंधों वाला, मजबूत कमर वाला और फूली हुई मांसपेशियों वाला था। गायों और भेड़ों की संख्या बढ़ने के बाद इन 400 लोगों को चमड़े की टोपी, चमड़े का कवच, पायजामा और जूते पूरी तरह मिल चुके थे। मैं ऊंचे मंच पर चढ़ा और अपनी पहली असली सेना को नीचे देखा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जिन विलेजर्स ने काम बदल लिया है, आगे बढ़ो मालिक, कवच उतारो। पहली कतार के अफसरों ने एक साथ अपना चमड़े का कवच उतार दिया। मैंने हाथ हिलाया। मास्टर आर्मर सेड्रिक एक गाड़ी भर इमरोल्स लेकर आगे आया। मैंने वहीं खड़े खड़े पागलों की तरह उससे लेन देन शुरू कर दिया। एक के बाद एक चमचमाते डायमंड आर्मर निकलने लगे। मैं खुद हर अफसर के पास गया और अपने हाथों से उन्हें एन्चांटेड डायमंड आर्मर पहनाया। बड़ा भोला पियर्स तो खुशी से कान तक मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद लॉर्ड सिलस, अब तो कुछ और पिलेजर्स पकड़ कर लाएंगे। मैं जोर से हंसा। अब तुम सेनापति हो। छोटे लुटेरों को मारना तुम्हारी शान के खिलाफ है। अगली बार दुश्मन के नाइट कमांडर पकड़ कर लाना। कवच बांटने के बाद मैं फिर गरजा, ढाल वाले सैनिक आगे। 5 एमरोल्स में बड़ी लकड़ी की ढालें बांटी गईं और जैसे ही ढालें मिलीं, इसकी ताकत अगले ही स्तर पर पहुंच गई। आगे ढालों की दीवार, पीछे दूर से तीर बरसाने वाले, बीच में भाले वाले और पास की लड़ाई के लिए हर आदमी के पास लकड़ी की तलवार। ऊपर से वो ताकत बढ़ाने वाला खाना जो मैं देता था। अब ये 400 लोग सोलो से लड़ना तो छोड़ो, अगर सैनिकों वाली राजकीय सेना से भी भिड़ जाएं, जब तक उनका जादुई कवच नहीं टूटता, ये टिके रहेंगे। और फिर मैं खुद आकर खेल खत्म कर दूंगा। मैंने हाथ फैलाकर ब्रह्म को आदेश दिया, आज पूरी सेना की मजदूरी दोगुनी। मेरे संदूक से चांदी के सिक्के निकालो और सबको इनाम दो। कुछ हफ्तों बाद अकादमी आखिरकार बनकर तैयार हो गई। मैं उस 4 मंजिला सफेद इमारत के सामने खड़ा था। साफ कांच जैसी चमकती दीवारें देखकर मैंने संतोष से सिर हिलाया। सीढ़ियों के पास मैंने सोल सैंड, मैग्मा, पानी और लकड़ी के बोर्ड लगाकर अपने आप चलने वाली पानी की लिफ्ट बना दी थी। हालांकि बाद में समझ आया कि उसे सही तरह सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूं। विलेजर्स तो ऊपर जाते हुए बस फंस जाते थे, लेकिन दिखने में वो चीज बेहद शानदार थी। सुबह सुबह कई बच्चे आंखों के नीचे काले घेरे लिए अकादमी के बाहर खड़े थे। उत्साह में पूरी रात नहीं सोए थे। डीन जस्टिन हाथ में अक्षरों और गिनती वाला कागज पकड़े बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रहा था। तभी धरती हल्का कौंपी। जस्टिन डर गया कि शायद धरती नाराज हो गई, लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। मेरे पीछे टाइटन खड़ा था। सुप्रभात डीन जस्टिन, मैं टाइटन को पढ़ने लाया हूं। ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको परेशानी होगी। जस्टिन ने पीछे रखी एक्स्ट्रा बड़ी मेज कुर्सी देखी, फिर टाइटन के विशाल शरीर की तरफ देखा। खुशी से उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। आयरन गोलम को पढ़ाना, ये तो इतिहास में नाम लिखवाने जैसा मौका था। वो बार बार झुककर कहने लगा, कोई परेशानी नहीं। टाइटन को बैठाने के बाद मैं अकेला बाहर निकल आया। मैंने डॉन्स कीप के ऊपर फैले नीले आसमान को देखा। अब हमारे पास खाने की कमी नहीं थी। दूध से इलाज हो रहा था। पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। सेना पूरी तरह तैयार थी। और आयरन गार्ड सिटी डॉट टेक विन की वजह से देर सबेर बिना खून बहाए मेरे हाथ में आने वाला था। मेरा शहर बनाने का सपना लगभग पूरा हो चुका था। अब समय था कुछ बड़ा करने का। मैं डॉन्स कीप की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होकर दूर खेतों और निर्माण कामों को देख रहा था। फिर मैंने अपने भंडार से बैंगनी चमक वाली एन्चेंटेड डायमंड सोर्ड निकाली। नजरें जमीन के नीचे गहराई की तरफ मोड़ दी। ऊपर का काम पूरा। अब नरक की यात्रा का समय है। मुझे एंडरमैन ढूंढने थे ताकि एंडर पर्ल्स मिल सकें। मैं नेदर में मिलने वाले स्ट्राइडर पर बैठा था और हाथ में मुड़ी हुई अजीब फफूंद लगी छड़ी पकड़े आराम से लावा के समुद्र पर घूम रहा था। मैं नेदर के 5 बड़े इलाकों में घूम चुका था, लेकिन कहीं भी वार्प फॉरेस्ट नहीं मिला। और वार्प फॉरेस्ट नहीं मतलब एंडरमैन नहीं, और एंडरमैन नहीं मतलब एंडर पर्ल्स का रास्ता बंद। लगता है अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। पिगलिन्स से सौदा करना होगा। मैंने स्ट्राइडर को किनारे लगाया। फिर नेदर वेस्टलैंड के पास पत्थर का 3 ब्लॉक ऊंचा खंभा बनाकर खुद को बीच में बंद कर लिया। बस हमला करने जितनी जगह छोड़ी, और ताकि पिगलिन्स मुझे दुश्मन ना समझें।
मैंने खास तौर पर सोने के जूते पहन लिए। तैयारी पूरी करके मैंने धनुष निकाला, नीचे दूर खड़े ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन पर निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। राहा! चीख के साथ आसपास के सारे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स पागल हो गए। जैसे बाढ़ टूट पड़ी हो, वैसे वो मेरे पत्थर के खंभे की तरफ भागे। सैकड़ों पिगलिन्स नीचे एक जगह भीड़ बनाकर फंस गए। मैं हंसा, फिर अपनी वो डायमंड सोर्ड निकाली जिस पर लूटिंग और स्माइट का जादू लगा था, और नीचे सुअरों जैसे चेहरों पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। स्माइट के सारे राक्षस कागज जैसे कमजोर हो गए थे, और लूटिंग की वजह से सामान भी कई गुना गिर रहा था। कुछ ही मिनटों में नीचे पूरा मैदान साफ हो गया। मैं नीचे कूदा और सामान उठाने लगा। चारों तरफ सड़ा मांस और सोने के टुकड़े बिखरे पड़े थे। बस एक बार में ही 5 सोने की सिल्लियां बन गईं। वाह! खदान में जान तोड़ मेहनत करने से कहीं आसान है। मैंने यही तरीका बार बार दोहराया। कई झुंड खत्म करने के बाद आखिरकार पूरे 64 सोने की सिल्लियां जमा हो गईं। फिर मैं एक अकेले पिगलिन के पास गया। मैंने गहरा गड्ढा खोदा, उसे अंदर लात मारकर गिराया और सारे की सिल्लियां उसके मुंह पर फेंक दी। ये लालची जीव हर सोने की सिल्ली को देर तक घूरते रहते थे। बहुत देर बाद उसने सब सोना उठाया और बदले में ढेर सारा सामान बाहर फेंक दिया। मैं तुरंत गड्ढे में कूदा और सामान देखने लगा। अगले ही पल मेरा चेहरा काला पड़ गया। 2 गट्ठर बजरी, लोहे के छोटे टुकड़े, आग से बचाने वाली कुछ दवाइयां। लेकिन मुझे जो सबसे जरूरी चीज चाहिए थी, एंडर पर्ल, सिर्फ 2 मिले। पूरा एक गट्ठर सोना और बदले में सिर्फ 2 पर्ल्स। ये तो गुस्सा दिलाने वाला सौदा था। उदास होकर मैंने क्राफ्टिंग टेबल खोली। सोचा कि इस बेकार सामान को रखने के लिए एक संदूक बना लूं। लेकिन तभी क्राफ्टिंग वाले हिस्से में एक अजीब गहरे बैंगनी रंग का ब्लॉक मेरी नजर में आया। चारों तरफ ग्लोस्टोन जड़ा हुआ था। रेस्पॉन एंकर। ये चीज एंडर पर्ल से भी ज्यादा खतरनाक थी। दृश्य बदलता है। आयरन गार्ड सिटी के बाहर वाली सड़क। सिटी गार्ड्स कुछ पिलेजर्स को पकड़कर डॉन्स कीप ला रहे थे। उनका सरदार था लोन वुल्फ, एक बेहद निर्दयी आदमी जो तलवार से खून चाटने में मजा लेता था। लेकिन जैसे ही उसे पत्थर की जेल में डाला गया, उसका पुराना अपराधी दिमाग फिर जाग उठा। उसने अपने भरोसेमंद लोगों को बुलाया और धीरे धीरे जेल से भागने की योजना बनाने लगा। अफसोस, बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजा जोर से खुला। ब्रह्म अंदर आया। उसने बिना कुछ बोले लोन वुल्फ की गर्दन पकड़ी और उसीटते हुए सीधे नेदर पोर्टल में ले गया। आधा दिन बाद जल का दरवाजा फिर खुला। लोन वुल्फ को गीले कपड़े की तरह अंदर फेंक दिया गया। उसकी आंखें उल्टी हुई थीं, शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा निचोड़ ली गई हो। उसके आदमी तुरंत उसके पास भागे। बॉस, अब भी भागेंगे ना? लेकिन लोन वुल्फ डर के मारे कोने में घुस गया। उसने सिर कसकर पकड़ लिया और पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। 4 बार, मैं 4 बार मरा। मैं नहीं भागूंगा। मार डालो, फिर भी नहीं भागूंगा। ये रेस्पॉन एंकर की असली ताकत है। दृश्य बदलता है। आयरन गार्ड सिटी। फिन का महल। खून चूसने वाला व्यापारी फिन आंगन में पागलों की तरह चक्कर काट रहा था। कई महीने गुजर गए थे, लेकिन उन धर्म विरोधियों का आटा खत्म ही नहीं हो रहा था। उसने लाल आंखों से अपने आंगन में लगे आटे के पहाड़ों को घूरा। सस्ता अनाज खरीदने के चक्कर में वो अपने सारे चांदी के सिक्के लगभग खत्म कर चुका था। अब हालत ये थी कि उसके पास चीनी खरीदने तक के पैसे मुश्किल से बच रहे थे। उसने सोचा था शहर के बाहर आटा बेचकर भारी कमाई करेगा, लेकिन बाहर पिलेजर्स इतने ज्यादा थे कि उसके निजी सैनिक गाड़ियों की रक्षा नहीं कर सकते थे। आखिर मजबूर होकर उसने दांत भींचे, 100 चांदी के सिक्के तैयार किए और मुनाफे में हिस्सा देने का वादा करके नाइट कमांडर वोल्फिक के पास पहुंचा। वो चाहता था कि सिटी गार्ड्स उसके अनाज की गाड़ियों को सुरक्षित बाहर पहुंचा दें। उस समय वोल्फिक सैनिक शिविर में बैठा शराब पी रहा था। उसने फिन की पूरी चाल सुनी। 3 नकली रास्ते और एक असली रास्ता। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो तुरंत मान गया। लेकिन जैसे ही फिन गया, वोल्फिक हंस पड़ा। उसने अपने आदमी को बुलाकर कहा, 10% मुनाफा? मुझे भिखारी समझ रखा है क्या? डॉन्स की खबर भेजो। मैं खुद इस अनाज को लॉर्ड सिलस तक पहुंचाऊंगा। इन खून चूसने वाले व्यापारियों को गुस्से से मार डालूंगा। कुछ दिनों बाद अनाज ले जाने वाला आदमी खून से लथपथ भागता हुआ फिन के महल पहुंचा। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मालिक, सारा अनाज लूट लिया गया। वो कमीना वोल्फिक बागियों के साथ मिला हुआ है। उसने खुद हमारी गाड़ियां उनके शिविर तक पहुंचाई। धड़ाम! जैसे बिजली फिन के दिमाग में गिरी। उसका शरीर कांपने लगा। वो उंगली उठाकर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उधर बाहर दूसरे व्यापारी भी दरवाजा पीट रहे थे। सबको उसी तरह बेवकूफ बनाया गया था। फिन के सीने में तेज दर्द उठा। दुनिया घूमने लगी। उसके घुटने जवाब दे गए और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, आंखों में जहर भरी नफरत थी। उसने बिस्तर कसकर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, वोल्फिक, अगर मैं नहीं बचा तो तुम भी नहीं बचोगे। उसने रिश्वतें दी, रिश्ते इस्तेमाल किए। वोल्फिक का नाम लेकर राजमहल के दूत को शिकायत भेज दी। देशद्रोह,
और दुश्मनों से मिलकर काम करने का आरोप। उधर राजमहल का दूत पहले ही शहर के दंगों से परेशान था। उसे एक बलि का बकरा चाहिए था। एक आदेश आया, वोल्फिक से उसका पद छीन लिया गया और उसे मौत की सजा वाली जेल में डाल दिया गया। बसंत की शुरुआत। बर्फ पिघल चुकी थी। मैंने एल्विन, ब्रम और एल्बर्ट को नेदर पोर्टल के पास बुलाया। हालांकि ये मेरे सबसे भरोसेमंद लोग थे। एक नरक में जाने का नाम सुनते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए। मैं सबसे आगे पोर्टल में घुसा। जब वो लोग नेदर की गर्मी और गंधक की बदबू के आदी हो गए, तब मैं उन्हें पत्थर के घर के नीचे बने एक गुप्त कमरे में ले गया। कमरे के बीचों बीच 4 बैंगनी रोशनी वाले ब्लॉक्स रखे थे। मैंने ठंडी आवाज में कहा, हर आदमी एक ब्लॉक के पास जाओ, उस पर हाथ रखो और मन में इस्तेमाल बोलो। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर मेरी बात मान ली। अजीब रोशनी चमकी। मैंने लकड़ी के बोर्ड निकाले और हर ब्लॉक पर उनका नाम लिख दिया। एल्बर्ट कॉम्पति आवाज में पूछ बैठा, लॉर्ड सिलस, ये आखिर कौन सी दिव्य चीज है? मैं मुस्कुराया। मेरी आवाज तहखाने में गूंज उठी। इसे रेस्पॉन एंकर कहते हैं। सीधी भाषा में, मौत के देवता के पास पहले से नाम लिखवा देना। आज के बाद अगर तुम किसी हादसे में मर भी गए और इस एंकर में ताकत बची हुई तो मैं तुम्हारी आत्मा वापस खींचकर नया शरीर बना दूंगा। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, वहीं जड़ हो गए। उनकी आंखों में पागलपन भरी श्रद्धा चमक उठी। मौत को पलटना, जिंदगी वापस लाना। ब्रह्म तो खुशी से कौंपने लगा। मेरे मालिक, ब्रह्म की जान हमेशा आपकी रहेगी। मैंने हाथ हिलाया। ठीक है, अब जाओ और काम करो। बाकी लोग चले गए, लेकिन एल्विन रुका रहा। उसने मुझे वुल्फिक की गिरफ्तारी की खबर दी। उसकी आंखों में चमक थी। मौका आ गया है। उसने हमारे लिए अनाज पहुंचाया और अब व्यापारियों ने उसे फंसा दिया। अगर हम उसे बचा लें तो आयरन गार्ड सिटी में उसकी इज्जत हमारे काम आएगी। मैंने धीरे से सिर हिलाया। लगता है अब आयरन गार्ड सिटी जाने का समय आ गया है। मैं वापस मुख्य शहर लौटा और इस सफर को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए मैं अभी अभी मिले एंडर पर्ल्स निकाले। एंडर पर्ल स्टेसिस चेंबर बनाना शुरू कर दिया। आज से इस इलाके में समय और दूरी सिर्फ मीटर और सेकंड में नापी जाएगी। उसी पल से माइनक्राफ्ट की असली दुनिया वाले नियमों ने इस मध्यकालीन राज्य पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। 1 महीना बाद, राजधानी गोल्डन लायन कीप। राजा चार्ल्स पागलों की तरह देर रात तक कागज देख रहा था। उसने कलम घुमाई और मौत की सजा वाली सूची में एक नाम पर निशान लगा दिया, वोल्फिक। फांसी का आदेश सीधे आयरन गार्ड सिटी भेज दिया गया। दोपहर। फांसी का मैदान लोगों से भरा हुआ था। मीलों दूर से आम लोग देखने आए थे। रोने और चीखने की आवाजें पूरे मैदान में गूंज रही थीं। जिस नाइट कमांडर ने सालों तक उनकी रक्षा की थी, आज वही मौत के मंच पर खड़ा था। वोल्फिक का हेलमेट उतार लिया गया था। उसके हाथ पीछे बेंधे थे। गले में लकड़ी की तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था, धर्मद्रोही। जैसे ही उसे फांसी वाले मंच पर धक्का दिया गया, पहले कौंप रहा था, लेकिन अचानक उसकी नजर दूर ऊंचे मंच पर खड़े व्यापारियों पर पड़ी। फिन शराब का प्याला घुमाते हुए उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता हो। अचानक वोल्फिक शांत हो गया। उसने फिन को घूरा, फिर उसके सीने से पागलों जैसी हंसी फूट पड़ी। हा 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 हा, मैं वापस आऊंगा। घंटी बजी। दोपहर। सजा पूरी करो। जल्लाद ने विशाल कुल्हाड़ी उठाई। हवा चीख उठी। धप। हड्डी और मांस अलग होने की भारी आवाज गूंजी। वुल्फिक को बस इतना महसूस हुआ कि दुनिया घूम गई। सब उल्टा हो गया। दर्द महसूस होने से पहले ही उसकी चेतना अंधेरे में डूब गई। खून चारों तरफ बिखर गया। लकड़ी का मंच लाल हो उठा। मॉनरो ने दर्द से आंखें बंद कर लीं। फिन संतोष से शराब रखकर नीचे उतर गया। दृश्य बदलता है। अनंत अंधेरा। अचानक वुल्फिक की आंखें खुल गईं। वो हौंफते हुए उठ बैठा। चारों तरफ बंद पत्थर का तहखाना था। उसने तुरंत अपनी गर्दन पकड़ी। पूरा शरीर सलामत था। उसके पीछे रेस्पॉन एंकर हल्की बैंगनी रोशनी दे रहा था। मैं उसके सामने खड़ा था। मैंने उसकी तरफ साधारण कपड़े फेंके। इसे पहन लो और मेरे पीछे आओ। वोल्फिक कांपते हाथों से कपड़े पहनकर मेरे पीछे चल पड़ा। हम नेदर पोर्टल से बाहर आए। अगले ही पल तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ी। हरी घास की खुशबू उसकी सांसों में भर गई। वोल्फिक के घुटने जवाब दे गए। वो धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। उसने अपनी बाहें देखीं। खुद को जोर से थप्पड़ मारा। गाल लाल हो गया। दर्द हुआ। मतलब वो सच में जिंदा था। वो मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों में पागल श्रद्धा और अटल वफादारी भर चुकी थी। अब उसकी नजर में मौत का देवता भी लॉर्ड सिलस की बात टाल नहीं सकता था। मैंने अपने भंडार से बैंगनी चमक वाला पूरा डायमंड आर्मर निकाला। ने अब निकाला कि एक और सेट और जहर मिटाने वाली हनी बॉटल। सब उसकी तरफ फेंक दिया। पहन लो। आज के बाद कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। अब तुम्हारी जान मेरी सुरक्षा में है। वॉल्फिक दोनों हाथों से कवच पकड़कर एक घुटने पर बैठ गया। उसने मेरे जूते चूम लिए। उसी समय आयरन गार्ड सिटी का फांसी वाला मैदान पूरी तरह फट पड़ा। जल्लाद ने कुल्हाड़ी साफ की, फिर पीछे मुड़ा, लेकिन मंच पर लाश गायब थी। यहां तक कि जमीन पर पड़ा खून भी गायब हो चुका था। बस खून से सना खाली कैदी वाला कपड़ा पड़ा था। कुछ पल के लिए पूरा मैदान खामोश हो गया। फिर अचानक धरती हिला देने वाली चीखें गूंज उठीं।
हजारों लोग एक साथ घुटनों पर गिर पड़े। सब पागलों की तरह प्रार्थना करने लगे। लॉर्ड सिलास प्रकट हो गए। उन्होंने नाइट कमांडर को वापस ले लिया। मोनरो भीड़ चीरता हुआ मंच तक पहुंचा। उसने खाली कपड़ों को देखा और उसका पूरा विश्वास टूट गया। दूसरी तरफ लायन टैवर्न के निजी कमरे में फिन जश्न मनाने बैठा था। नीचे हाल में एक घूमता हुआ गायक कहानी सुना रहा था। आज हम उस भगवान की कहानी सुनाते हैं जो इंसान बनकर धरती पर उतरा, जो लोगों का दुख नहीं देख पाया, जिसने देवताओं के नियम तोड़ दिए, जिसे एक शिकारी ने बचाया और फिर धरती से लोहे के दैत्य उठे। उसके इशारे पर गेहूं पल भर में उगाया। फिन शराब पी रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो गीत सुनता गया, हाथ हवा में रुक गया। देवताओं के नियम, शिकारी, लोहे के दैत्य, पवित्र गेहूं, ये कोई कहानी नहीं थी। ये सब बिल्कुल वही था जो उसके जासूसों ने बताया था। धड़ाम, जैसे उसके दिमाग में विस्फोट हो गया। जिस आटे ने उसे बर्बाद किया खत्म ही नहीं हो रहा था। वो कहीं जमा किया हुआ अनाज नहीं था। उसे सच में एक भगवान उगा रहा था। उसने किसी झूठे पंथ से नहीं, सचमुच जिंदगी और मौत पर राज करने वाले जीवित भगवान से दुश्मनी कर ली थी। ठंडा पसीना उसके रेशमी कपड़ों तक भीग गया। तभी टैवर्न का मालिक हंसते हुए बोला, सर फिन, आपको पता नहीं, नाइट कमांडर की लाश फांसी के बाद गायब हो गई। पूरा शहर कह रहा है लॉर्ड सिलास ने उसे वापस जिंदा कर दिया। फिन के सीने में दर्द उठा। उसका चेहरा लाश जैसा सफेद पड़ गया। उसने कुर्सी गिराई, पैसे तक नहीं दिए और पागलों की तरह टैवर्न से भाग गया। उधर मुझे इन चींटियों के डर से कोई मतलब नहीं था। मैं डॉन्स कीप में अपने नए निर्माण देख रहा था। अकादमी के अंदर डीन जस्टिन टाइटन को पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो चुका था। टाइटन इतना भोला था, अपना नाम टेढ़ा मेढ़ा लिखता था, लेकिन सिलस शब्द बिल्कुल सीधा लिख देता था। मैंने हंसते हुए उसके लोहे के सिर पर थपकी दी। तभी जस्टिन ने मुझे बताया, शरणार्थियों में जो छोटी लड़की थी, मार्गरेट, उसे सब कुछ याद रहता है। वो जन्मजात प्रतिभाशाली है। मेरी आंखें चमक उठीं। वाह, एक और खजाना मिल गया। मैं टाइटन के कंधे पर चढ़ गया। चलो, इलाके का चक्कर लगाते हैं। भारी गड़गड़ाहट के बीच विशाल नीली इमारत हमारे सामने खड़ी थी। कांच से ढकी बड़ी बर्फ फैक्ट्री, अंदर मोटी पैक्ड आइस बिछी हुई थी। मैंने पैक्ड आइस की ठंड सोखने वाली ताकत और अनंत पानी का फायदा उठाया था। काम बदल चुके राजमिस्त्री सिल्क टच वाली कुदालों से लगातार बर्फ निकाल रहे थे। मौसम चाहे कैसा भी हो, बर्फ बनती ही जा रही थी, पूरी तरह मुफ्त। आगे बढ़े तो एक उल्टे पिरामिड जैसा विशाल मधुमक्खी घर दिखाई दिया। चारों तरफ कैंप फायर्स लगे थे। नीचे 100 मीटर लंबा फूलों का खेत फैला था। सैकड़ों विशाल मधुमक्खियां आसमान ढक रही थीं। उनकी भनभनाहट से कान बज रहे थे। कोई आम इंसान ये देखकर डर से बेहोश हो जाता, लेकिन मैं आराम से उनके बीच चला गया। एक मधुमक्खी उड़कर सामने आई तो मैंने उसके चौकोर सिर पर हाथ फेरा। उसने हमला नहीं किया, बल्कि पालतू कुत्ते जैसी शांत रही। मैंने आसमान भर मधुमक्खियों को देखा और धीरे धीरे मुस्कुराया। जब तक मैं पहले हमला नहीं करता, दुनिया की हर जीवित चीज, हर नियम बिना शर्त नियम। मैं पिरामिड की चोटी पर खड़ा अपने पूरे इलाके को देख रहा था। शहद के पहाड़, बर्फ के ढेर, हर तरफ ब्लॉक मैकेनिक्स से बदली हुई दुनिया। फिर मैंने सिर घुमाकर आयरन गार्ड सिटी की तरफ देखा। सारे संसाधन तैयार, तकनीक की राह खुल चुकी। अब इस सड़े हुए रोलन किंगडम को असली ब्लॉक वाली ताकत दिखाने का समय है।